हेलो एवरीवन गाइज, आज की वीडियो हम देखेंगे नोड जीएस का एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करते हैं और नोड जीएस में एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहले भी मैंने अपने चैनल पे नोड जीएस की एपीआई की वीडियो डाली है, बट उस पर मुझे कमेंट आते थे कि मैम एपीआई पोस्टमैन में वर्क करती है, बट जब हम उस एपीआई को अपनी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप की एरर्स आती है। और कुछ दिन पहले ही मैंने अपने चैनल पे रिडक्स टूल किट और रिडक्स टूल किट विद थंग की भी वीडियोस अपलोड की थी, जिसपे मुझे सेम कमेंट आया था कि मैम नोड में एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं, इस पर आप वीडियो बनाओ। तो आज की वीडियो का जो मेन पर्पस है वो होगा, एक तो हम एपीआई क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। दूसरा, वो जो एपीआई हम क्रिएट करेंगे उसे पोस्टमैन में तो हम टेस्ट करेंगे ही करेंगे, बट अपनी एप्लीकेशन में भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे। अगर कोई इशू आता है तो उसको रिसॉल्व कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। तो ये एक फुल फ्लेज ट्यूटोरियल होने वाला है, ठीक है। स्पेशली ये बिगिनर्स के लिए जिन्होंने पहले नोड पे काम नहीं किया है, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो अच्छे से आप लोग देखना, प्रैक्टिस करना। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैंने रिएक्ट जेएस के अंदर एक छोटी सी एप्लीकेशन क्रिएट करी है, ताकि जब मैं अपनी एपीआई क्रिएट करके टेस्ट करूं तो यूआई बनाने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि मेरा मेन पर्पस इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा करना नहीं है, बस इस चीज़ को शेयर करना है कि नोड जेएस में एपीआई कैसे क्रिएट होती है, डाटाबेस कनेक्शन कैसे बनता है, और एपीआई को रिएक्ट में आपको वर्किंग दिखानी है कि वो एपीआई वर्क कर रही है या फिर नहीं। अगर कोई एरर आता है तो उसका सोल्यूशन भी हमने देखना है, ठीक है। इसलिए देखो, मैंने एक डमी सा यूआई बनाया, मैं वो बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि मैंने क्या किया हुआ है। पहले हम नोड का एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं, क्योंकि हमें पहले अपना बैकएंड सेटअप करना है, ठीक है। तो अभी आप इस एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान मत दो, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आपने क्या करना है, वीएस कोड में जाकर आपने एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है, या फिर जहां भी आप अपने नोड एपीआई के प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हो, जो भी आपने प्रोजेक्ट का नेम रखना है आप रख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में क्या किया है, एक फोल्डर क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने रखा है नोड हाइफन एपीआई, ठीक है। तो यहां पर मैं टर्मिनल ओपन कर ले रही हूं, ठीक है। तो टर्मिनल ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें एक्सप्रेस को सेटअप करना है, बट उससे पहले हमें एक कमांड रन करनी है जिसका नेम है npm init। तो npm init जब आप रन करोगे, ये एक पैकेज डॉट जेसन नाम की फाइल क्रिएट कर देगा, जिसमें जितने भी आप पैकेज इंस्टॉल करोगे वो सारे डिस्प्ले होंगे। तो सबसे पहले हम ये फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए, ये प्रोजेक्ट का नेम पूछ रहा है, मैंने कोई अलग से फोल्डर नहीं क्रिएट करना है, तो मैं बस एंटर प्रेस करते जाऊंगी, और मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि ये प्रॉपरली विजिबल हो, ठीक है। तो आई होप अब ये विजिबल होगा। बस आपने एंटर प्रेस करना है, आप चाहो तो नेम वगैरह भी दे सकते हो, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, मैंने आपको पहले ही बोला था ये पैकेज डॉट जेसन नाम की फाइल क्रिएट करेगा। यहाँ पर देखिए, इसने पैकेज डॉट जेसन नाम की फाइल क्रिएट कर दी। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या इंस्टॉल करना है, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्या है, एक्सप्रेस जो है वो नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क है जिसे हम यूज कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में, ठीक है। तो यहां पर आपने लिखना है npm i एक्सप्रेस, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। और देखिए, जब आपने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया, अपनी पैकेज डॉट जेसन में जाकर चेक करना, वो आपको डिपेंडेंसीज के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप एक्सप्रेस के बारे में नहीं जानते तो आप गूगल भी कर सकते हो कि एक्सप्रेस क्या है, ठीक है। वैसे ये नोड जेएस का ही एक फ्रेमवर्क है, देखिए, ठीक है। तो गूगल पे देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्सप्रेस जेएस और सिंपली एक्सप्रेस इज ए बैक एंड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग रेस्टफुल एपीआई। तो हमारा पर्पस भी क्या है, एपीआई क्रिएट करने का, ठीक है। किसके साथ, नोड जेएस के साथ, ठीक है। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा, जैसे जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हम रिएक्ट फ्रेमवर्क यूज करते हैं, वैसे ही नोड में एपीआई को क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्सप्रेस का फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इसे मैं क्लोज कर देती हूँ, ठीक है जी। तो यहां पर हम लोग आ गए, हमने एक्सप्रेस को क्या क्या इंस्टॉल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। उस फाइल का नेम मैं क्या दूंगी, server.js। आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है जी। और यहां पर मैंने ले लिया कॉन्स्ट ऐप, ठीक है, एक्सप्रेस, और ये एक फंक्शन की तरह काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है ऐप डॉट गेट, ये एक डिफॉल्ट एपीआई कह लो, ठीक है, जो कि वर्क करेगी जब आपका जो सर्वर है वो रन होगा। बाय डिफॉल्ट कह लो, जब आपका सर्वर सर्व होगा या फिर रन होगा, उस टाइम पे ये बाय डिफॉल्ट यूआरएल वर्क करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पर हमारे पास आ गया रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। तो नोड में जब भी आप एपीआई क्रिएट करोगे, जैसे कि हमने एक्सप्रेस यूज किया, तो इसके अंदर एपीआई को क्रिएट करने के बाय डिफॉल्ट मेथड है। जैसे मैंने यूज किया ऐप डॉट गेट। गेट क्या है? जब आपने एपीआई से डेटा फेच करना है उस टाइम पे यूज होता है। वैसे ही ऐप डॉट पोस्ट, ऐप डॉट पुट, ऐप डॉट डिलीट, इस तरीके के मेथड एक्सप्रेस ने हमें प्रोवाइड किए हुए, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रही हूं रिस्पॉन्स डॉट सेंड। तो यहां पर मैं एक मैसेज देती हूं, वेलकम वेलकम नोड जेएस सेटअप, ठीक है। और यहां पर एक हम लेंगे पोर्ट, क्योंकि सर्वर को रन करने के लिए भी हमें एक पोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है। तो मैं यहां पर जो पोर्ट ले रही हूँ वो 5000 ले रही हूँ। कुछ लोग 3000 भी लेते हैं, बट 3000 पे मेरी मोस्टली रिएक्ट की एप्लीकेशन वर्क करती है, तो कई बार कन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो कोशिश करो वो पोर्ट लो जो मोस्टली आपको लगता है फ्री होता है, ठीक है। उसके बाद ऐप डॉट लिसन, ठीक है। यहां पर जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वो होगा पोर्ट, और जो सेकंड पैरामीटर होगा वो एक कॉल बैक फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग। यहां पर आप कोई भी मैसेज दे सकते हो, सर्वर इज रनिंग ऑन अ दिस पर्टिकुलर पोर्ट। तो यहां पर ना कॉमा नहीं आएगा, यहां पर आएगा ये वाला साइन, ठीक है जी। सेव कर दिया। अब गाइस हमने क्या करना है, अब हमें इसे रन करना है। तो रन करने के लिए जो हमारे पास पैकेट डॉट जेसन है इसमें आपको चेंज करना होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे स्टार्ट, ठीक है, नोड सर्वर डॉट जेएस। सेव करो, रन करो इसे, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं एक बात बताना भूल गई आप लोगों को, जब आप नोड जेएस का एनवायरनमेंट सेटअप कर रहे हो ना, उससे पहले चेक कर लो कि आपने नोड को अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है या फिर नहीं। अब आप चेक कैसे करोगे, या तो आप सर्च में लिखो नोड, ठीक है, वो आपको शो हो जाएगी। ये देखो नोड जेएस कमांड प्रॉम्प्ट, ये देखो यहाँ पर ओपन हुआ। आप अगर यहाँ पर लिखोगे ना नोड -v, मतलब नोड का जो करंट वर्जन है वो क्या चल रहा है, तो देखो उसने वर्जन दिखा दिया। इसका मतलब मेरे सिस्टम में नोड वर्क कर रहा है, इंस्टॉल्ड है। पर अगर नहीं होगा तो ये कमांड आपको एरर दे देगी। और आपने कहाँ से नोड को इंस्टॉल करना है, आपने जाना है यहाँ, आपने लिखना है नोड जेएस डाउनलोड, ठीक है। ये फर्स्ट यूआरएल जो है यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो आपने कहाँ जाना है, प्री बिल्ड इंस्टॉलर में आप जाओगे, यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन दिया हो, आप यहाँ से नोड को डाउनलोड कर सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर आप अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में जाना, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या हुआ, फिर आप अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में जाओगे, यहाँ पर आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, डबल क्लिक करना है। तो जब आप लोग इस पर डबल क्लिक करोगे ना, तो एक पॉपअप विंडो ओपन होगी और उसमें नेक्स्ट स्टेप होंगे। जैसे जैसे आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे, ठीक है, वैसे ही ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ये इंस्टॉल हो गया तो आपने क्या करना है, आपने अपने लैपटॉप के सर्च बार में नोड लिखना है, ठीक है। जब आप नोड लिखोगे तो इसका कमांड प्रॉम्प्ट भी आपको दिखेगा, और यहाँ पर आपने नोड -v करके अपने नोड का वर्जन चेक कर लेना है। अगर तो वर्जन शो हो रहा है, इट मीन्स कि नोड आपके सिस्टम में ऑलरेडी है, ठीक है गाइस। अगर तो नोड का वर्जन ये दिखाता है, जैसे मैंने अभी लिख के एंटर किया तो ये दिखा रहा है कि हाँ मेरे पास ये वर्जन है, ठीक है, यानी कि इंस्टॉल हो गया। अगर एरर दिखा रहा है तो मतलब इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो आपको इसे डिलीट करके फिर से इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा। ओके जी, अब हम फिर से कोडिंग में आ रहे हैं वापस, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं, npm start, ठीक है। तो अब लेट्स सी कि हमारी एप्लीकेशन जो है वर्क कर रही है। मैंने फाइल सेव नहीं की, ओके सेव कर लेते, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, सर्वर इज रनिंग ऑन 5000 पोर्ट। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं 5000 पोर्ट पे, लोकल होस्ट 5000, ठीक है, वेलकम नोड जेएस सेटअप। तो यहाँ पर देखो हमने यही मैसेज दिया था ना कि जो डिफॉल्ट यूआरएल होगा उसमें क्या डिस्प्ले होगा, वेलकम नोड जेएस सेटअप, ठीक है। तो मतलब कि हमारा सर्वर जो है वो सेटअप हो चुका है, ठीक है। अब
तो गाइज अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना। अब हम अपनी इस नोड की एप्लीकेशन का जो कनेक्शन है वो डाटाबेस के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर MongoDB का डाटाबेस यूज किया, तो यहाँ पर मैंने लिखा account.mongodb.com। तो जब आप ये URL लिखोगे, ठीक है, account.mongodb.com/account/login, तो आप MongoDB के लॉगिन पेज पे आ जाओगे, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे साइन अप किया हुआ है पहले, फिर तो आपको बस लॉगिन करना है। अगर नहीं भी किया हुआ तो आप क्या करोगे, आप गूगल के ऊपर यहाँ जो आइकन है, क्योंकि मैं लॉगिन विद जीमेल करती हूँ, ठीक है, मैंने पहले भी लॉगिन विद जीमेल किया, तो आपने भी अगर आप कंफर्टेबल हो तो लॉगिन विद जीमेल कर लो, या फिर आप जाकर यहाँ पे अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपको लॉगिन पासवर्ड देना होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी क्लिक किया, तो गाइज लॉगिन होने के बाद सबसे पहले बाय डिफॉल्ट मेरा ये इंटरफेस दिख रहा है, ठीक है, MongoDB में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्ट्रिंग मिलेगी हमें यहाँ से, जो कि क्या करेगी, कनेक्शन बनाएगी। उस स्ट्रिंग को यूज करेंगे हम कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास डाटाबेस का ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट साइड में, ठीक है। और जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर देखो आपको कनेक्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा, है ना। तो मैंने कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ओके, तो इन्होंने देखो स्टेप्स भी दिए हुए हैं। वी रिकमेंड इंस्टॉलिंग द यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ नोड, ठीक है। नोड का आपने लेटेस्ट वर्जन अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये कमांड रन करनी है, npm इंस्टॉल MongoDB कनेक्शन बनाने से पहले। तो हम भी इस कमांड को रन कर लेते हैं। तो देखो MongoDB ने ना सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, तो यहाँ पर हम अपनी कमांड को रन कर लेते हैं, ठीक है जी। हमारी कमांड रन हो गई है। package.json में आप जाकर चेक कर सकते हो, देखो MongoDB क्या हुआ, इंस्टॉल हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो देखते हैं। ये देखो यहाँ पर ना इन्होंने यहाँ पर देखो ये स्ट्रिंग दी हुई है, यहाँ पर देखो हमारे पास ना ये स्ट्रिंग इन्होंने दी हुई है। तो मुझे बस यही स्ट्रिंग चाहिए, बाकी मैं इनका ये सारा कोड नहीं यूज़ करूँगी, ठीक है। कनेक्शन बनाने के लिए मेरे पास अपना कोड है, तो मैं वो यूज़ करूँगी, मुझे वो ईजी लगता है, ठीक है। अननेसेसरी कोड मुझे नहीं लिखना। तो इस URI को आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको कॉपी कर लो। अभी इसमें चेंजेस भी होंगे, वो मैं बताती हूँ कि क्या चेंजेस होंगे। इसको कॉपी कर लो, यहाँ पर आओ। अब हम गाइस क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे DB नाम से। आप चाहो तो फोल्डर बना के भी फाइल को उसके अंदर रख सकते हो, मतलब कि जैसे आपने DB का फोल्डर बनाया उसके अंदर आप db.js की फाइल रख सकते हो, चाहे आप डायरेक्ट फाइल भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट फाइल बना रही हूँ db.js। तो जो आपने स्ट्रिंग कॉपी किया था उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब स्ट्रिंग में क्योंकि थोड़ा सा डेटा ऐसा है जिसे हम मॉडिफाई करेंगे, तो इसे मैं अभी कमेंट कर रही हूँ। अब उसके बाद सेकंड चीज जो हमें चाहिए वो चाहिए Mongoose। हमें Mongoose इंस्टॉल करना है, ठीक है। Mongoose क्यों इंस्टॉल करना है वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम गूगल पे लिखते हैं npm i mongoose, ठीक है। तो Mongoose की हम ऑफिशियल वेबसाइट पर गए, यहाँ से कमांड को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दी Mongoose की कमांड। उसके बाद अगर आप गूगल पे सिर्फ Mongoose लिखो, Mongoose क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ना इन्होंने बहुत ही सिंपल वे में, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में समझाया कि Mongoose क्यों यूज होता है। Mongoose इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी। ये एक जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी है, ठीक है, दैट क्रिएट्स अ कनेक्शन बिटवीन MongoDB एंड Node.js जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। देखो यही हमें करना है। हमें क्या करना है, जो हमारी एप्लीकेशन है, मतलब कि नोड की जो एप्लीकेशन है उसका कनेक्शन हमने किसके साथ बनाना है, MongoDB के साथ, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने का काम कौन कर रहा है, ये Mongoose कर रहा है। एक तरीके से मिडलवेयर का काम कर रहा है Mongoose यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए हमें Mongoose की जरूरत है। अब ये क्या कह रहे हैं, इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्कीमा बेस्ड सोल्यूशन टू मॉडल एप्लीकेशन डेटा, ठीक है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि Mongoose हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है गाइज। तो Mongoose हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, चेक करो अपनी package.json में, ठीक है। ये देखो हमारे पास Mongoose भी इंस्टॉल्ड हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट गाइज हम लोग देखते हैं कि हमें कनेक्शन कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं Mongoose को, ठीक है। const Mongoose require Mongoose, ठीक है जी। यहां पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं const db connection, ठीक है।
अब गाइस ये जो हमारा मेथड होगा ये होगा असिंक, और इस मेथड को हम एक्सपोर्ट भी करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। किसे एक्सपोर्ट करें हम? डीबी कनेक्शन को, डीबी कनेक्शन, क्योंकि जो डीबी कनेक्शन एक तरीके का फंक्शन कॉल होगा। जब आप एपीआई को कॉल करोगे ना, उससे पहले ये फंक्शन कॉल होगा ताकि जो आपका डाटाबेस कनेक्शन है वो बन सके, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमने यूआरएल कॉपी किया था ना मोंगो डीबी से, उसको कॉपी करो और यहां पर रखो इस मेथड के अंदर, ठीक है। अब यहां पर हम लेंगे ट्राई कैच ब्लॉक एरर हैंडलिंग के लिए, ठीक है गाइस। अगर कोई एरर आती है तो उसे यहाँ पे कंसोल कर दो। तो एरर को यहाँ पे हम लोग कंसोल कर लेंगे, एरर, ठीक है जी, सेव कर लिया। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर हमारे पास एक मेथड होता है जो मोंगूस हमें प्रोवाइड करता है, जिसका नेम होता है मोंगूस डॉट कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका URI जो आपने कॉपी किया था मोंगोडीबी से। यहाँ आपने ले लेना है कॉन्स्ट कनेक्शन कनेक्ट ले लो, ठीक है। कनेक्ट नहीं, ये होगा रिजल्ट ले लो, ठीक है। और ये आएगा कर्ली ब्रेसेस में, क्योंकि जो मोंगूस डॉट कनेक्ट है, ठीक है, उसमें से हमें क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। और ये जो मोंगूस डॉट कनेक्ट है, इसमें 2 पैरामीटर होते हैं, एक तो URI, सेकंड होगा ये, ठीक है। और यहाँ पर आप मेंशन करोगे अपने डाटाबेस का नेम, तो यहाँ पर आएगा DB नेम। तो फॉर एग्जांपल हम डमी API बना रहे हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉय रख देते हैं, एम्प्लॉय डेटा, अपने डेटाबेस का नेम। तो यहाँ पर मैं दूंगी एम्प डेटा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ आएगा कंसोल डॉट लॉग DB कनेक्शन सक्सेसफुली, और यहाँ पर आ गया रिजल्ट, सेव कर लो, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग है ना, इसमें चेंजेस होंगे, ये जो उन्होंने हमें URI दिया ना, इसमें चेंजेस होंगे। अब चेंजेस क्या होंगे वो देखते हैं। पहले तो मुझे ये चाहिए सिर्फ .NET तक, तो ये मैं सारा रिमूव कर रही हूँ, अभी मैं इसको नहीं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर ये जो ईमेल है ना, यहाँ पर आएगी आपकी ईमेल, जिस ईमेल के थ्रू आपने लॉगिन किया है या फिर साइन अप करते वक्त जो आपने ईमेल यूज़ किया वो आप यहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये मैं बाद में फिल करूँगी, आप लोग फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका पासवर्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा पासवर्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरा पासवर्ड है computer@123। तो अब मेरा पासवर्ड है computer@123, बट मैं इसको ऐसे नहीं लिखूँ, ठीक है। तो ये जो @ है ना, ये @ आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, आपको इस @ को कन्वर्ट करना होगा किस में, %40। अब ऐसा क्यों करना है, क्योंकि मोंगोडीबी में जितने भी स्पेशल करैक्टर है ना, उन्हें एक डिफरेंट तरीके का कह लो कि टेक्स्ट कह लो, या डिफरेंट तरीके का उनको नंबर प्रोवाइड किया गया, ठीक है। अब %40 का मतलब है @ तो बेसिकली ये computer@123 ही है, क्योंकि %40 को वो क्या कंसीडर करता है, @ ठीक है। और यहाँ पर आपने अपनी ईमेल फिल कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरी ईमेल है computer123। अब उसके बाद का जो @gmail.com है ना, ये नहीं लिखना, @ से पहले जितनी भी आपकी ईमेल है वो आप लिखोगे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि हमने क्या करना है, जहाँ पर मैंने ईमेल लिखा था वहाँ पे अपने अपनी ईमेल लिखनी है, बट @ से पहले जो भी आपकी ईमेल आप वो लिखोगे, पूरी नहीं लिखनी है। और जैसे आपका पासवर्ड है, फॉर एग्जांपल मेरा पासवर्ड है computer@123, वैसे ये नहीं है और ईमेल भी मेरी ये नहीं है। आप लोग ट्राई मत करना मेल वगैरह करने का, ठीक है, ये वर्क नहीं करेगा, ये मैंने डमी डाला है, आप लोगों ने अपनी ओरिजिनल डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, computer@123, और %40 का मतलब है @ अगर आप गूगल पे भी करना चाहो तो यहाँ पर लिख दो @mongodb, सिंबल लिख दो, सिंबल, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आपको बता देगा, देखो यहाँ पर एक URL है, इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है।
और यहाँ पर देखो, हाँ ये देखो द करेक्टर ऑफ @ इन योर पासवर्ड नीड टू बी एनकोडेड इन द URL, द एनकोडेड @ कैरेक्टर इज %40। तो इन्होंने यहाँ पे देखो बताया हुआ है, और यहाँ पे देखो इन्होंने यूज करके भी बताया हुआ है कि @ का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, डाटाबेस के कनेक्शन को लेकर आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो मैं इसको सेव कर रही हूँ। तो अब जो गाइज हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा स्कीमा क्रिएट करने का। स्कीमा इन द सेंस कि जो आप टेबल बनाना। तो गाइज हमारा जो डाटाबेस का कनेक्शन है वो बन चुका है। तो स्कीमा बनाने से पहले हम उस कनेक्शन को चेक करते हैं कि वो वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं रन कर रही हूँ npm start, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, DB कनेक्शन सक्सेसफुली अनडिफाइंड। तो जो हमने db.js फाइल क्रिएट की थी उसमें हम चेक करेंगे कि ये एरर हमें क्यों आ रहा है। ओके तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ये रिजल्ट है ना, ये वाला, ये आ रहा है अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा मैसेज है DB कनेक्शन सक्सेसफुली, बट रिजल्ट अनडिफाइंड आ रहा है। तो यहाँ रिजल्ट की जगह आएगा कनेक्ट, ठीक है। यहाँ पर कनेक्ट आएगा, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ देखिए मैंने असिंक यूज़ किया है, तो यहाँ पर आएगा अवेट, ठीक है। मैं अवेट लगाना भूल गई थी। सेव करते हैं। और जहाँ मैंने ईमेल लिखा है आपने वहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब हम इसको फिर से टेस्ट करते हैं। तो फिर से मैं सर्वर को रीस्टार्ट करती हूँ, npm start, ठीक है। तो देखो हमारा जो कनेक्शन है वो बन चुका है डाटाबेस के साथ। हमारे पास देखिए कनेक्ट में भी रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी वर्क करी। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है स्कीमा क्रिएट करने का। मैं इस फाइल को क्लोज कर देती हूँ। अब हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे कलेक्शन बनेंगे, कलेक्शंस क्या होते हैं मोंगोडीबी में, टेबल्स को कलेक्शन कहा जाता है, ठीक है। हमें ये पता है कि जो मोंगोडीबी है ना वो नो SQL डेटाबेस है, मतलब उसमें कमांड्स नहीं होती, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम जो हमारे कलेक्शन है उसका एक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने डाटाबेस का नाम क्या रखा है, एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय ही हमने रखा है। एम्प्लॉय का डेटा हम मैनेज करेंगे। तो एम्प्लॉय की कौन कौन से फील्ड होगी, उसका नेम होगा, उसकी डेजिग्नेशन होगी, उसकी आप कार्ड ID ले लो, उसका फ़ोन नंबर होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन होगी, उसकी हॉबीज़ होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम मॉडल क्रिएट करते हैं। तो मैं एक फोल्डर बना रही हूँ मॉडल नाम का, उसके अंदर हम फाइल क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, एम्प्लॉय नाम की एक फाइल क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉय schema.js। तो अब हम गाइज अपना मॉडल का जो स्ट्रक्चर है, या स्कीमा कह लो, स्कीमा भी सेम चीज़ है, मतलब मॉडल भी आप कह सकते हो, स्कीमा भी कह सकते हो, ठीक है। उसकी हम फील्ड्स को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने mongoose को लेना है। यहाँ पे mongoose इक्वल रिक्वायर mongoose, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम इसे एक नेम दे देते हैं एम्प स्कीमा, मतलब एम्प्लॉय का स्कीमा। तो ये एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, mongoose.schema, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा, पहले तो क्या होगा, एम्प्लॉय का नेम होगा। तो नेम क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉय का ईमेल होगा, ठीक है। और एम्प्लॉय का जो ईमेल होगा उसकी टाइप क्या होगी, उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड होगा ट्रू, मतलब कि वो कंपल्सरी होगा देना, ठीक है, ऑप्शनल नहीं होगा, ट्रू। और यहां पर एक और चीज आएगी यूनिक ट्रू, मतलब कि उस चीज की कॉपी नहीं हो सकती, मतलब डुप्लीकेसी नहीं आ सकती, ठीक है। तो ईमेल के लिए मैंने ये चीज़ें दे दी। टाइप उसकी स्ट्रिंग होगी, रिक्वायर्ड ट्रू होगा और यूनिक होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं उसकी डेजिग्नेशन ले लेती हूँ, ठीक है। तो डेजिग्नेशन में ये सारी चीज़ें हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और क्योंकि डेजिग्नेशन देखो, एक कंपनी में एक से ज़्यादा CA भी हो सकते हैं, डेवलपर्स भी हो सकते हैं, प्रोग्रामर्स भी हो सकते हैं। तो यूनिक वाली चीज़ मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, फ़ोन ले लेते हैं, फ़ोन नंबर ले लेते हैं, ठीक है जी। तो फ़ोन नंबर की भी टाइप हम स्ट्रिंग रख देते हैं, क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होगा, स्ट्रिंग।
सॉरी कलेक्शन ऑफ नंबर्स होगा तो उसको हम स्ट्रिंग रख देते हैं। रिक्वायर्ड होगा ट्रू, और ऑब्वियस है फ़ोन नंबर भी यूनिक ही होगा, यूनिक ट्रू। ठीक है, तो आई थिंक इतनी फील्ड्स इनफ है, क्योंकि हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे। ठीक है, तो आई कॉन्स्ट, यहाँ पर आप नेम दे दो एम्प्लॉय इक्वल टू मोंगूज डॉट्स, यहाँ पर आएगा मॉडल। ठीक है, अब इसके अंदर दो पैरामीटर होंगे, एक तो जो आपने यहाँ पे नेम लिया है वही आप यहाँ पे रखो। ठीक है, दूसरा जो आपने यहाँ पर नेम दिया है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, क्योंकि ये जो मेथड है mongoose डॉट मॉडल, इसमें दो पैरामीटर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ आएगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, किसे एक्सपोर्ट्स करोगे आप, एम्प्लॉय को है। ठीक है, तो जो भी नाम आप यहाँ पर दोगे मॉडल में, ठीक है, जैसे मैंने एम्प्लॉय दिया, इसी नेम का कलेक्शन जाके क्रिएट होगा मोंगोडीबी डाटाबेस के अंदर। अगर आप इस चीज़ को फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, आपको ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज लग रही है कि पहले कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए मैं बेस्ट चीज़ यही कहूँगी, आपको अगर किसी चीज़ के बारे में डाउट है, आप गूगल पे लिखो मोंगूस स्कीमा। ठीक है, जब आप इन चीज़ों के बारे में टाइप करोगे गूगल पर, आपको खुद वो डिफाइन करेगा कि हाँ ये चीज़ें इस चीज़ के लिए यूज़ होती है, इसका ये पर्पस है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे देखो इन्होंने क्या लिखा है, ए मोंगूस स्कीमा डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन द मोंगोडीबी कलेक्शन। ठीक है, तो वही हम क्रिएट कर रहे हैं, कलेक्शन की जो स्ट्रक्चर होती है, बॉडी जो होती है, वो हम बना रहे हैं। ठीक है, कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आएगी, कौन कौन सी फील्ड्स आएंगी, तो वही चीज़ है। अगर आप चाहो तो मोंगूस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। देखो यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर आप जाओगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, क्योंकि मोंगूस के अपने बहुत सारे मेथड हैं। देखो इन्होंने स्कीमा बताया हुआ है। ठीक है, स्कीमा कैसे क्रिएट करना है, देखो इसी तरीके से इन्होंने स्कीमा क्रिएट किया जैसे हमने अपने कोड में किया। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को लर्न कर सकते हो अगर आपको डाउट होता है किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, क्योंकि डाउट नहीं रखना है। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, आपको पता ही नहीं वो चीज़ क्या काम कर रही है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो होगा एपीआई क्रिएट करने का। ठीक है, कि जो एक्सप्रेस है वो अपने ही मेथड आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे पोस्ट हो गया, पुट हो गया, तो इसके पास अपने ही मेथड है। ठीक है, तो अब वो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, ऐप डॉट पोस्ट। ठीक है, तो दो पैरामीटर होंगे इसमें। फर्स्ट में आप यूआरएल दोगे, एम्प मतलब कि उस एपीआई का यूआरएल क्या होगा, एक्सेस कैसे करना है उस एपीआई को। ठीक है जी। सेकंड हो गया हमारे पास रिक्वेस्ट, एक कॉल बैक होगा, उसमें दो पैरामीटर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स। ठीक है गाइस, तो यहां पर देखिए कोड के अंदर यहां पर हम ना कमेंट कर देते हैं कि ये कौन सी एपीआई है। ये है एम्प्लॉय की पोस्ट एपीआई, हम क्रिएट करने लगे हैं। ठीक है जी, और यहां पर मैं ले रही हूं ट्राई कैच ब्लॉक एरर हैंडलिंग के लिए, कि अगर कोई एरर आए तो वो कैच में चली जाए। कंसोल डॉट लॉग एरर एरर। ठीक है जी, अब यहां पर देखिए जो हमारे पास कॉल बैक में दो मेथड है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट है जिसमें हमारी रिक्वेस्ट आती है, मतलब कि जब आप एपीआई को हिट करोगे, जो पैरामीटर आप पास करोगे जैसे नेम, ईमेल, वो सारे किस में आएंगे, रिक्वेस्ट में। ठीक है, तो हम रिक्वेस्ट से उन पैरामीटर्स को गेट करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, अब हमारे पास देखो कौन कौन से पैरामीटर हम पास करेंगे अपनी एपीआई से जब हम टेस्ट करेंगे। जो हमने यहाँ पे फील्ड बनाई है वही, नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन, फोन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन और फोन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लगाते हैं असिंक, क्योंकि ये असिंक्रोनस कॉल होगी हमारी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, नहीं रिस्पॉन्स नहीं, रिस्पॉन्स हमने ये ऊपर दे दिया, तो यहाँ पर आपने लिखना रिजल्ट। सेम नेम नहीं रखना है, ये अलग है। ठीक है, और जो आपने स्कीमा बनाया है इसको आप इंपोर्ट करोगे यहाँ पर, क्योंकि
उससे कैसे पता लगेगा कि कौन से मॉडल का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनने लगा है, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको एम्प्लॉय को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय को, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्ट एम्प्लॉय इक्वल रिक्वायर स्लैश मॉडल एम्प्लॉय स्कीमा, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट हुआ है ना, वो डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया न्यू, ऊपर जो हमने एम्प्लॉय को इंपोर्ट किया था वो, ठीक है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में बनेगा, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में बनेगा। हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगे, किसका, एम्प्लॉय नाम के टेबल का, या फिर कह लो एम्प्लॉय नाम के स्कीमा का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसमें नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन, फोन, वो सारा कुछ हम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ आएगा नेम, तो लेफ्ट साइड में जो आपने की नेम लेना है वो लोगे आप जो यहाँ पर आपने दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन लोअर में है, अपर में, जिस वे में है आपको इसी वे में लेफ्ट साइड पे लिखना है। राइट साइड पे आप जो आपने यहाँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से इंपोर्ट किया, ठीक है, क्योंकि अभी एपीआई का कोड लिखने के बाद ना हम पोस्टमैन में इसको टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो आप पैरामीटर भेजोगे, जैसे कि देखो ये एक एपीआई है, ठीक है, इसमें मैंने ये पैरामीटर भेजे, तो लेफ्ट साइड पे क्या है, नेम, ईमेल। अगर मैं लेफ्ट साइड पे नेम का एन कैपिटल कर दूं, ठीक है, और ईमेल का ई कैपिटल कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर ना जो आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से गेट करोगे वो भी कैपिटल में ही आएगा, ई कैपिटल में होगा और नेम भी कैपिटल में होगा, एन, नेम का एन कैपिटल में, ई कैपिटल में, ईमेल का जो यहाँ पर आपने दिया होगा, ठीक है। क्योंकि हम इतनी कंफ्यूजन को अवॉइड करेंगे, तो जैसे स्कीमा में नेम है वही आप एपीआई टेस्ट करते वक्त भी सेंड करो, ठीक है। और जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो वहां पे भी सेम नेम रखो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इस चीज को लेकर कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने ये पॉइंट इतना ज़्यादा डिस्कस किया, ठीक है। चलो फिर से मैं इसे पुराने जैसा ही कर देती हूँ जैसा ये पहले था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, नेम, उसके बाद जी ईमेल, फिर आ गया हमारे पास डेजिग्नेशन, फिर आ गया जी डेजिग्नेशन, देन हमारे पास है फ़ोन, फिर हमने ले लिया फ़ोन, ठीक है जी, सेव किया। अब हमारे पास ये जो पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इसे हमने सेव करना है, तो यहाँ पर आएगा रिजल्ट डॉट सेव। अब ये सेव क्या है, मोंगोडीबी में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि मोंगोडीबी नो एसक्यूएल डेटाबेस है, मतलब उसमें कमांड्स नहीं होती। जैसे अगर हम किसी और डेटाबेस की बात करें तो उसमें इंसर्ट की कमांड होती है, सिलेक्ट की कमांड होती है ऐड के लिए, बट इस वेट, तो अगर आपने इसके बारे में रीड करना है तो आप गूगल पर जाओ, यहाँ लिखो मोंगोडीबी मेथड्स, देखो CRUD के लिए उन्होंने अलग अलग मेथड दिए हुए हैं, यहाँ पे आप जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये है इंसर्ट वन, इंसर्ट मैनी, और फाइंड, देखो गेट करने के लिए फाइंड है, अगर एक रिकॉर्ड गेट करना है तो उसके लिए फाइंड वन है। तो ये सब आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटस 201, जब एक रिकॉर्ड जो है, जब एक रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो 201 स्टेटस होता है, ठीक है। सक्सेस यहाँ आएगा, ठीक है, 201 स्टेटस आएगा, मैसेज आएगा हमारे पास सक्सेस, और उसके बाद जो डेटा है उसका अभी हम एरे मंगवा लेते हैं खाली, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये पोस्ट होगा। सेव किया, ठीक है, यहाँ पर देखो असिंक है तो यहाँ पे अवेट भी लगेगा, अवेट, सेव किया। अब हम इस एपीआई को टेस्ट करते हैं, लेट्स सी कि ये वर्क करती है या नहीं। मुझे पता नहीं वर्क करेगी, इसमें क्या कमी है ये भी मुझे पता है, बट लेट्स टेस्ट, है ना, इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो हमारा सर्वर कहाँ चल रहा था, लोकल होस्ट 5000 पे चल रहा था, इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। स्लैश डाल के आपने अपनी एपीआई का जो नेम दिया है, क्या दिया है, एम्प, तो यहाँ पर आएगा स्लैश एम्प, ठीक है जी। यहाँ आएगा पोस्ट, क्योंकि ये देखो पोस्ट एपीआई हमने रिकॉर्ड स्टोर करना है, कहाँ, डाटाबेस में, ठीक है, डाटाबेस में जो कलेक्शन बनेगा उसके अंदर। बॉडी में जाओ, रॉ, तो रॉ गाइज आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिया नेम, ठीक है जी, फिर मैंने लिया ईमेल,
जो जो हमारी फील्ड्स है उस अकॉर्डिंग आपने ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डेजिग्नेशन, उसके बाद है हमारे पास फोन, ठीक है। तो जैसे मैं नेम ले लेती हूँ, लेट्स सी मैं अपना ही नेम ले लेती हूँ, सीमा, ठीक है जी। ईमेल मैंने ले ली अपनी, कोई भी ईमेल ले लो, डमी ईमेल ले लो, sima@gmail.com, ठीक है जी। डेजिग्नेशन डेवलपर लिख दो, ठीक है जी। फ़ोन नंबर कोई भी रैंडम सा फ़ोन नंबर ले लो, ठीक है। अब डेटाबेस में जाओ, एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं हम। ओके, तो गाइज हम लोग अपने डेटाबेस में आ गए मोंगोडीबी में, ठीक है। तो आने के बाद मैंने डेटाबेस का जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक किया, उसके बाद आपने ब्राउज कलेक्शन पे क्लिक करना है, ब्राउज कलेक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको डिफरेंट डिफरेंट जितने भी आपने डेटाबेस बनाए होंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है प्रैक्टिस का, रिडक्स एपीआईज का, वर्क मैनेजर का, ठीक है। तो अभी देखो आपने जो डेटाबेस मेंशन किया अपनी db.js में, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, क्या नाम दिया है हमने, क्या नेम दिया है हमने, एम्प डेटा, एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। वैसे ये कहते हैं कि जो इसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आना चाहिए, बट लेट्स सी अगर कोई एरर आती है हम देख लेंगे, ठीक है। तो क्या है हमारा डाटाबेस का नेम, एम्प डेटा। बट यहाँ पर देखो एम्प डेटा नाम से कोई डेटाबेस नहीं, मतलब अभी क्रिएट नहीं हुआ। जब एपीआई हिट होगी ना उस टाइम पे ये क्रिएट होगा, ठीक है। तो चलो एपीआई को हिट करते हैं, लेट्स सी। वैसे मुझे पता है कि एपीआई वर्क नहीं करेगी, बट लेट्स सी, उसको चेक करते हैं, है ना। इसे मैं क्लोज कर देती हूँ और एपीआई को हिट कर लेते हैं हम अपनी। तो मैंने एपीआई को हिट किया तो ये बोल रहा है जी 404 नॉट फाउंड, वो कह रहा है ये एपीआई है ही नहीं। तो देखते हैं क्या इशू है। क्योंकि हमने अभी गाइस नई एपीआई क्रिएट की है, अब हम अपने सर्वर को ना दोबारा रन करते हैं। कई बार ये वर्क नहीं करता, ठीक है, रिफ्रेश नहीं हुआ होता, तो दोबारा देखते हैं। किया, ओके। तो हमने देखिए अपना सर्वर रन किया। अब यहाँ पर ना हम फिर से एपीआई को हिट करते हैं, लेट्स सी। तो अभी एपीआई की रिक्वेस्ट जा रही है। यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर आई है, लेट्स सी कि एरर क्या आई है। वो कह रहा है कैनॉट डिस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी नेम ऑफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एज इट इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कह रहा है वो, इसको क्यों अनडिफाइंड कह रहा है ये। ठीक तो है, नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन, फोन, नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन, फोन, ठीक है। तो गाइस पहले ना हम अपना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो है उसे हम कंसोल करके देखते हैं कि उसमें डेटा आ भी रहा है या फिर नहीं। जो आप पैरामीटर्स भेज रहे हो यहाँ पे पोस्टमैन से, वो आ भी रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी नहीं मिला। ये देखो ये कुछ एरर दे रहा है नेम के पास, तो इसे हम कंसोल करके देखते हैं। तो सारा कुछ मैं कमेंट कर देती हूँ, कंसोल डॉट लॉग। तो आप लोगों को भी ऐसे ही डिबगिंग करनी है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है, मैंने इसको कंसोल किया, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम करते हैं सेंड। अब देखते हैं, वो देखो वो कह रहा है कि बॉडी जो है वो अनडिफाइंड आ रही है, ओके। तो गाइज जब मैंने यहाँ पे एपीआई को हिट किया ना, तो यहाँ पर देखो मेरे पास कंसोल में क्या आया है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। मतलब वो कह रहा है बॉडी में कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं बॉडी रिमूव करके सिर्फ रिक्वेस्ट को कंसोल करती हूँ, अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या आता है, ठीक है। कैंसिल किया रिक्वेस्ट, फिर से सेंड किया, अभी भी अनडिफाइंड है। इसे फिर से हम रन करते हैं। पोस्टमैन में मैंने फिर से हिट किया एपीआई को, लेट्स सी। अब देखो, अब जो बॉडी है ना, सॉरी रिक्वेस्ट है, वो अनडिफाइंड नहीं है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अनडिफाइंड थी, बॉडी में उसको कुछ मिल नहीं रहा था। रिक्वेस्ट अनडिफाइंड नहीं है, रिक्वेस्ट में डेटा है। तो अब देखो इसका सोल्यूशन क्या है। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा बॉडी पार्सर, ठीक है। बॉडी पार्सर क्यों यूज करना पड़ेगा वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहले इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि एक लाइब्रेरी है। तो ये सारा कुछ मैं रिमूव करती हूँ। गूगल पे जाओ, npm i body
पार्सर। ठीक है, ये रही लाइब्रेरी, इसे करो कॉपी और रन करो अपने प्रोजेक्ट में नोट के। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट बॉडी पार्सर रिक्वायर बॉडी पार्सर। ठीक है जी, ये हो गया। अब जो बॉडी पार्सर है ना, इसमें से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती है वो देख। ठीक है, तो अगर आप गूगल पे सर्च करते हो बॉडी पार्सर है क्या, बॉडी पार्सर एक्सप्रेस यूज इन नोड जेएस या फिर एक्सप्रेस में क्या यूज है। ठीक है, तो इन्होंने देखो क्या बताया, बॉडी पार्सर इज द node.js बॉडी पार्सिंग मिडलवेयर, कि ये एक तरीके का क्या है, मिडलवेयर है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्सिंग द इनकमिंग रिक्वेस्ट बॉडीज इन अ मिडलवेयर बिफोर यू हैंडल। देखो इस लाइन से ना, इस लाइन से आपको पूरा अंदाजा हो गया होगा हमारा इशू क्या आ रहा था। जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो मैं यहां पर ना कंसोल करा रही थी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यहां पर मैंने लिखा था ना बॉडी। ठीक है, तो वो रीडेबल नहीं हो रहा था डाटा, उसको पता ही नहीं लग रहा था, हैंडल नहीं करना आ रहा था एपीआई को। तो वही काम ये कर रहा है, ये मिडलवेयर का काम कर रहा है कि भाई जो भी रिक्वेस्ट आएगी एपीआई की उसको हैंडल कैसे करना है, वो काम बॉडी पार्सर का होता है, एवरीथिंग। ठीक है, बट जो मेन चीज थी मैंने वो आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये भी बताया, इट इज कॉमनली यूज्ड वेब एप्लीकेशन बिल्ड विद एक्सप्रेस। तो हम लोग नोड विद एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं, तो यहीं पर हम इसका यूज करेंगे। तो हमारी जो ऐप है उसमें इसे ऐड कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे, ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे ऐप डॉट यूज। ठीक है, तो यहां देखो हमने क्या किया, बॉडी पार्सर को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब हमने यहां पे क्या किया, ऐप डॉट यूज, मुझे अपनी ऐप में यूज करना है। ठीक है, तो ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस का देखो मेथड है जो ऐप ने हमें प्रोवाइड किया, उसके अंदर हमारे पास क्या है, यूज मेथड, उसके अंदर मैंने इसको पास कर दिया। अब यहां पर जो आएगा वो आएगा डॉट यूआरएल एनकोडेड, और इसके अंदर जो हम पास करेंगे वो होगा एक्सटेंडेड ट्रू। ठीक है, ये पैरामीटर आपने पास करना है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज है, ऐप डॉट यूज बॉडी पार्सर डॉट जेसन। व्हाट डज एक्सप्रेस यूआरएल एनकोडेड डू? द एक्सप्रेस यूआरएल एनकोडेड फंक्शन इज अ बिल्ट इन मिडलवेयर फंक्शन इन एक्सप्रेस। इट पार्सेस इनकमिंग रिक्वेस्ट विद द URL encoded payload and it's based on a body parser। ठीक है, ये बॉडी पार्सर से रिलेटेड है, जो भी आपकी URL की रिक्वेस्ट है उसको हैंडल करता है, एक मिडलवेयर का काम करता है, सेम चीज है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना ना, तो सेव करते हैं। अब फिर से हम अपनी एपीआई को टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब ये जो सर्वर है इसे मैं रन कर लेती हूँ। ठीक है जी, सर्वर को रन करते हैं हम, npm start। फिर से हम अपनी एपीआई को हिट करते हैं। तो अब देखो क्या हुआ, मैंने एपीआई में क्या कंसोल किया था, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो पहले रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या आ रही थी, अनडिफाइंड। फिर मैंने बॉडी हटा के सिर्फ रिक्वेस्ट को जब कंसोल किया, फिर ऐसा डाटा आ रहा था जो कि रीडेबल ही नहीं था, अजीब सा डाटा था, है ना, बहुत सारी चीज थी उसमें। अब देखो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में क्या आ रहा है, जो आपने पास किया यहाँ पर देखो अपनी एपीआई से जो पैरामीटर पास किया ना, वही पैरामीटर आपको यहाँ कंसोल में दिख रहे हैं। अब आप इनको रीड कर सकते हो इजिली, है ना। तो मतलब यही फायदा हुआ बॉडी पार्सर का, उसने मिडलवेयर का काम किया और जो रिक्वेस्ट है उसको अच्छे से हैंडल किया। ठीक है, तो अब ये जो हमारा कोड था इसे मैं अनकमेंट कर रही हूँ, लेट्स सी कि ये वर्क करता है या नहीं। सेव करो। ठीक है, मैंने सेव किया फाइल को, फिर से अपने सर्वर को रन करते हैं। अब सर्वर को बार बार रन करना पड़ रहा है, इसका भी हम एक सोल्यूशन निकाल। ठीक है, अब हम जाते हैं अपनी एपीआई के पास और रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। तो देखो रिक्वेस्ट सेंड हुई है, स्टेटस 201 आया, मैसेज सक्सेस आया, और डेटा जो हमने एम्प्टी एरे पास किया था वही आ रहा है। अब मोंगोडीबी में जाके देखते हैं कि हमारा जो वो डेटाबेस है वो क्रिएट हुआ या फिर नहीं। मैंने रिफ्रेश किया फिर से मोंगोडीबी को। ठीक है, तो देखो हमारा जो डाटाबेस था उसका नेम हमने एम्प डेटा रखा था, वो आ गया। उसके अंदर हमने कलेक्शन बनाया था एम्प्लॉय नाम का, वो भी आ गया। अब कलेक्शन में चेक करो डेटा, ठीक है जी, डेटा भी आ गया। ये देखो क्या हुआ, नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन, फोन नंबर, और देखो ऑब्जेक्ट आईडी। ये जो आईडी है ये बाय डिफॉल्ट मोंगोडीबी क्रिएट करता है, डिफॉल्ट आईडी जिसको हम कहते हैं, ये यूनिक होती है हमेशा। ठीक है, तो इस तरीके का देखिए इन्होंने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, मतलब कि हमारी पोस्ट एपीआई चल पड़ी है। अब गाइस हम क्या करेंगे, एक दो रिकॉर्ड और ऐड करते हैं, उसके बाद हम गेट एपीआई क्रिएट करेंगे, फिर उन दोनों को हम टेस्ट करेंगे अपने रिएक्ट की एप्लीकेशन में। ठीक है, तो
यहाँ पर सीमा की बजाय मैं नेम ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल सुमन नेम ले लिया मैंने, और ईमेल भी मैंने सुमन ले ली, ठीक है। और फॉर एग्जांपल सुमन है जी, सुमन टेस्टिंग पर्सन है सुमन, और फ़ोन नंबर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। सर्वर हम अपना रन कर लेते हैं यहाँ पर फिर से, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने कंसोल लिखा था, तो अब कंसोल चाहिए नहीं, हमारी एपीआई तो चल रही है, हमने टेस्टिंग कर ली। तो इसे रन करते हैं, ठीक है। फिर से एपीआई टेस्ट करते हैं, मैं हिट करती हूँ। अभी देखो हमारे पास कहाँ है, अभी देखो हमारे पास कितने रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो मैंने एपीआई को हिट किया, फिर से मैसेज आ गया, यहाँ पर वो देखिए क्या आ रहा है, 1 रिकॉर्ड आ रहा है। अब इसको फिर से रिफ्रेश करो, रिफ्रेश किया, अब देखो यहाँ पर कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, और यहाँ पर ना रिजल्ट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा रिस्पॉन्स। मैंने गलती से रिजल्ट लिख दिया, यहाँ रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स कौन सा, ये वाला, ये जो ऊपर है ना कॉल बैक वाला रिस्पॉन्स, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज अब हम फिर से इसकी टेस्टिंग करते हैं नवीन नाम के रिकॉर्ड से। और एक और चेंज किया मैंने इसमें, जो मैंने थर्ड पैरामीटर डाला था डेटा नाम का, उसे मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। क्योंकि हम उसमें कोई डेटा नाम मंगवा रहे हैं ना पास कर रहे हैं, तो उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया। यहाँ पर अब आप सबमिट करो अपनी एपीआई की कॉल, तो हमारे पास क्या आया, 201 सक्सेस। तो नवीन का रिकॉर्ड वो दिखा रहा है कि स्टोर हो गया, बट डाटाबेस में देखते हैं कि वो स्टोर हुआ कि नहीं। हरी के बाद रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, इसे रिफ्रेश करो, तो हमारे पास देखो नवीन का रिकॉर्ड भी आ गया, और हमारी एपीआई वर्क कर रही है अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम गाइस नेक्स्ट जो एपीआई क्रिएट करेंगे वो है गेट, क्योंकि हमने रिकॉर्ड तो स्टोर कर दिया, अब उनको फेच करके लेकर आना है, ठीक है। उसमें देखना है कि हमारे पास क्या क्या डेटा आ रहा है। फेच एपीआई क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर मैं कमेंट दे देती हूँ एम्प्लॉय गेट एपीआई, ठीक है जी। ऐप डॉट गेट यूआरएल सिर्फ यहाँ पर हम दे देते हैं एम्प गेट, ठीक है। और यहाँ पर कॉल बैक लिया, अगेन इसमें 2 पैरामीटर जाएंगे, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है जी। ट्राई कैच ब्लॉक ऑलवेज टू एरर हैंडलिंग कैच, ठीक है जी। एरर कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है। तो ऊपर टेबल का हमने कौन से मॉडल का स्कीमा जो है वो कॉल किया था, कौन सा स्कीमा कॉल किया था, एम्प्लॉय का। हमें डेटा किससे लेना है, हमें एम्प्लॉय नाम के टेबल से डेटा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल एम्प्लॉय डॉट, यहाँ पर एक मेथड यूज होएगा फाइंड, ठीक है जी। और यहाँ हम लगाएंगे असिंक अवेट, ठीक है, ताकि ये वेट करे जब तक इसकी कॉल पूरी ना हो जाए। देन रिस्पॉन्स डॉट सेंड, यहाँ पर कौन कौन से पैरामीटर थे, पहले था हमारे पास स्टेटस 200, ठीक है। मैसेज आया जी हमारे पास ट्रू, या सक्सेस ले लो, सक्सेस। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा, जिसमें जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हम पास करेंगे। सेव किया, सेव कर लिया हमने इसे, ठीक है। अब हम इस एपीआई को टेस्ट करते हैं। अब अगेन ये जो फाइंड मेथड है ये मोंगोडीबी का मेथड है, ठीक है। और ओके, तो अगर आपको एपीआई के स्टेटस कोड के बारे में नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप लिख दो एपीआई स्टेटस कोड मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाओ, किसी भी यूआरएल पे क्लिक करो, देखो उन्होंने दिए हुए अच्छे से बताया हुआ है 200 का मतलब क्या होता है, 201 400 401, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो। ये देखो यहाँ पे दी हुई है 401 अनऑथराइज्ड, 400 बैड रिक्वेस्ट है, 402 पेमेंट रिक्वायर्ड है। सारी नहीं आपने मतलब याद करनी, जो मोस्टली यूज होती है। जैसे ज़्यादातर यूज होती है 201 जब आपका रिकॉर्ड क्रिएट हो तब यूज होती है, 200 सक्सेस मैसेज के लिए होती है, ठीक है, जैसे फैच एपीआई में मोस्टली यूज करते हैं। फिर 400 होती है बैड रिक्वेस्ट के लिए, 401 होती है अनऑथराइज के लिए, 500 होती है सर्वर की एरर के लिए। तो कुछ बेसिक आपको पता होनी चाहिए, बेसिक एपीआईज की एरर का कोड आपको पता होना चाहिए ताकि आप यूज कर सको। बाकी आप यहाँ से रीड भी कर सकते हो, ठीक है।
तो सेव कर लेते अपने कोड को, अपने सर्वर को रन करते हैं। ठीक है जी, आई होप ये एपीआई वर्क करे। तो हमारी एपीआई है जी गेट की, है ना। तो यूआरएल को कॉपी करके एक नए उसमें पेस्ट कर दो। यहाँ पे हमारी एपीआई का देखो यूआरएल क्या है, एम्प गेट, तो यहाँ पर आएगा गेट। तो अगर आपको डाउट है ना ये 5000 मैंने क्यों लिखा है, ये 5000 यहाँ पे आया जब हमने नोड का सर्वर अपना सेटअप किया था, आपको याद होगा, तो लोकल होस्ट 5000 पे वो सर्व हुआ है। ठीक है, तो इसको कॉपी करना है यूआरएल पे, क्योंकि आपका सर्वर इस पे चल रहा है। स्लैश डाल के आप अपनी एपीआई का नेम लिखोगे जो आपका यहाँ पे है ये। ठीक है, तो ठीक है, हम हिट करते हैं एपीआई को। लेट्स सी, देखो फर्स्ट टाइम में ही हमारी एपीआई चल गई, मतलब कि हमारा कोड करेक्ट है। ये देखो जितने हमने रिकॉर्ड क्रिएट किया, सीमा, सुमन, हरी, नवीन, सभी के रिकॉर्ड हमारे पास आ गए। मतलब कि हमारी गेट एपीआई भी कॉल हो रही है, हमारे पास डेटा आ रहा है सक्सेसफुली। हमारी 2 एपीआई इंप्लीमेंट हो गई है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ये दोनों एपीआई को हम इंप्लीमेंट करेंगे रिएक्ट में, कि अगर कोई एरर आती है हम उसको साथ के साथ रिसॉल्व करें। ऐसा ना हो हम सारी एपीआई बना लें फिर बाद में हम उसे इंप्लीमेंट करें तो बार बार एपीआई में चेंजेस हो, नहीं, साथ के साथ हमें पता लगे। ठीक है, इसीलिए ये रिएक्ट प्लस नोड का जो पूरा प्रोजेक्ट है मैंने सोचा था कि मैं लेकर आऊंगी, क्योंकि लोगों को बहुत सारे इश्यूज आते हैं। एपीआई कई बार उसमें चलती हैं, पोस्टमैन में कई बार नहीं चलती हैं। ठीक है, सॉरी, जो एपीआई होती है वो कई बार पोस्टमैन में तो चलती है पर रिएक्ट में नहीं चलती। अब ये जो 2 एपीआई पहले हम इनको इंप्लीमेंट करेंगे रिएक्ट में। ठीक है, टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट एपीआई इंप्लीमेंट करेंगे। बाकी अभी तक आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, और ठीक है सपोर्ट करो चैनल को। एपीआई से जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये एक डमी टेबल बनाया हुआ है, HTML का टेबल, एक सिंपल सा टेबल है। इसमें हम अपनी एपीआई का डेटा डिस्प्ले करेंगे। अभी मैंने इसमें एक स्टैटिक डेटा डाला है एरे बना के। ठीक है, तो ये टेबल आप लोग एक बार देख लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं रिएक्ट का कोड ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ। इसमें मेरा मेन मोटिव है कि नोड की जो एपीआई है वो वर्किंग एपीआई हम क्रिएट करें। ठीक है, तो मैंने एक टेबल लिया, उसे बॉर्डर दिया और टेबल हेडिंग्स ले लिए जो भी हमारी एपीआई के फील्ड हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने जो डमी डेटा बनाया था उसे आइट्रेट कर लिया, जैसे हम रिएक्ट में करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अपनी जो फैच की एपीआई है उसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि वो वर्क करी है या फिर नहीं। तो मुझे ऑनलोड पे चाहिए एपीआई का डेटा, तो मैं यूज इफेक्ट में फटाफट से एपीआई को इंप्लीमेंट कर लेती हूँ। फैच डेटा, मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं एक एरो फंक्शन बनाऊंगी। फैच डेटा, ठीक है जी। और जो हमारी एपीआई है उसका यूआरएल कॉपी कर लो जो गेट की एपीआई थी हमारी। तो यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट का फैच मेथड यूज़ किया एपीआई को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं प्रोमिसेस को यूज़ कर रही हूँ अपनी एपीआई की रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। और यहाँ पर हम एरर हैंडलिंग के लिए कैच को यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर हम अपने रिजल्ट को कंसोल कर लेते हैं, देखते हैं कि एपीआई वर्क कर रही है या फिर नहीं। अगर कोई एरर आ रही है तो वो एरर किस तरीके की है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक असिंक को आएगा, असिंक अवेट, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब तक एपीआई की कॉल कंप्लीट ना हो वो नेक्स्ट स्टेप पर मूव ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अवेट लिख देते हैं, सेव किया। और यहाँ पे भी मैंने लिया असिंक अवेट। लेट्स सी कि जो रिजल्ट है उसमें क्या आ रहा है। तो कंसोल ओपन करते हैं अपनी एप्लीकेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर है फैच टू फेल, नेटवर्क में जाओ, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे मेरी एपीआई में देखो एरर आ रही है। ये एरर आपको बहुत बार आई होगी, ये एरर फेल टू लोड रिस्पॉन्स, नो डेटा फाउंड। ठीक है, कोड्स एरर जिसको हम कहते हैं, ये बहुत बार आती है। तो आपने देखोगे यार पोस्टमैन में तो एपीआई वर्क करिए। और इस बात पे ना बहुत बार फ्रंट एंड और बैक एंड की ना आपस में बहस भी हो जाती है, मेरी हुई है बैक एंड टीम वालों के साथ, कि कई बार ऐसा होता था वो टेस्ट करके देते थे पोस्टमैन में और फ्रंट एंड पे वो एपीआई चलती नहीं थी, जबकि उनको चेंजेस करने थे बैक एंड पे। और इस
चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। बट हाँ, टाइम टू टाइम जब आप फ्रंट एंड से बैक एंड सीखना स्टार्ट करते हो ना, आपको चीज़ें खुद पता लगनी शुरू हो जाती है। और जो बैक एंड टीम थी ना मेरी, उसमें कुछ न्यू पर्सनस भी थे, तो मतलब वो एपीआई बना के देते थे और एपीआई हम फ्रंट एंड पे उसे हैंडल करने की कोशिश करते थे। बट ये जो कोर्स एरर है ना, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आती थी। बट हाँ, बाद में रिसॉल्व कर लिया था। तो इसका जो सोल्यूशन है ना, वो हम देखेंगे। तो गाइस देखते हैं आप इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है। तो आपने अपनी नोड की एपीआई में जाना। इसका सोल्यूशन फ्रंट एंड में नहीं है, मुझे तो नहीं मिला। अगर आपके पास हो फ्रंट एंड में इसका सोल्यूशन तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो जैसे कि जो हमने नोड की अपनी एप्लीकेशन सेटअप किया, आपने उस एप्लीकेशन में आना है। उसके बाद आपने गूगल पे जाना और लिखना है npm i कोर्स, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये है एक हमारे पास पैकेज, इसे कॉपी कर लो और अपने नोड के प्रोजेक्ट में इसे इंस्टॉल कर लो। ये इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं फिर से अपने सर्वर को रीस्टार्ट कर लेती हूँ, npm start, ठीक है। और यहाँ पर इसे यूज़ कैसे करना है, ठीक है जी, हमने इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद इसे कॉल कर लेना है, उसके बाद इसे अपनी ऐप में ऐड कर देना, ठीक है। तो हम भी यही करेंगे। तो यहाँ पर आप इससे पहले तो इंपोर्ट करो const कोर्स इक्वल टू रिक्वायर कोर्स, ठीक है। उसके बाद इसे हमने अपनी ऐप में ऐड करना है, app.use कोर्स। यहाँ पे जैसे इन्होंने ऐड किया है, एक मेथड है ये, सेव कर लो, ठीक है। सेव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, सेव कर लिया। अब अपने बैकएंड सर्वर को दोबारा रन करो। दोबारा आपने एपीआई नहीं सीधा टेस्ट करनी शुरू कर देनी इसको ऐड करने के बाद, पहले अपने सर्वर को आपने दोबारा रन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोबारा रन करते हैं npm start, ठीक है। तो सर्वर देखो रन हो गया। अब आपने क्या करना है, अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन को भी फिर से आप रीस्टार्ट करोगे, सीधा मत टेस्ट करने लग जाना, कई बार वर्क नहीं करता। तो अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्या करोगे, आप दोबारा रन करोगे npm start, ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो एपीआई का डेटा है वो आ रहा है या फिर नहीं। तो गाइस देखिए, हमारा जो रिएक्ट का सर्वर है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम अपनी एपीआई को टेस्ट करते हैं। नेटवर्क में जाओ और रिफ्रेश करते हैं फिर से। और अब आप देखोगे ना, आपकी एपीआई में आपको एरर नहीं दिख रही। अब आपकी एपीआई क्या कर रही है, डाटा लेकर आ रही है, ठीक है। ये देखो, सारा डेटा आपके पास आ रहा है, ठीक है। कंसोल में देखते हैं डाटा आ रहा है, नहीं कंसोल में नहीं आ रहा है। कंसोल में हमें कुछ इस तरीके का डेटा आ रहा है। तो इसे हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जेसन मेथड लिखेंगे, .json, सेव करो। अब चेक करो कि डेटा आ रहा है, रिफ्रेश किया। अब देखते हैं कि जो डेटा आ रहा है वो रीडेबल है या फिर नहीं। अब गाइज आप लोग चेक करो, आपका डेटा जो है ना, ये देखो आ रहा है। पूरा जो एरे था वो एरे की फॉर्म में ही आ रहा है। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, जैसे हम बेसिकली अपने डेटा को आइट्रेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो गाइज अगर आप कोर्स के इस npm पैकेज को जाकर रीड करोगे ना, तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, कोर्स इज अ node.js पैकेज फॉर प्रोवाइडिंग अ कनेक्ट एक्सप्रेस मिडलवेयर दैट कैन बी यूज्ड एनेबल कोर्स विद द वेरियस ऑप्शन। तो मतलब कि ये node.js का ही पैकेज है। ये क्या प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं, मिडलवेयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये जो कोर्स का इशू आता है, अगर आप गूगल पे लिखोगे ना, कोर्स एरर इन अ रिएक्ट, टू फिक्स दिस एरर यू नीड टू एनेबल पोर्ट्स ऑन योर बैकएंड सर्वर। मतलब ये जो कोड्स की एरर है ना, आपको बैकएंड सर्वर से सॉल्व करने की जरूरत है। तो अगर आपके भी ऐसा, ठीक है। तो देखो गाइस, इन्होंने बड़े बड़े शब्दों में बोल दिया है कि हाँ भाई बैकएंड में आपको इंक्लूड करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जो एपीआई है जब भी वो एक डिफरेंट ब्राउजर पे जाती है, डिफरेंट एप्लीकेशन पे जाती है, तो उसे क्रॉस का इशू आता है। क्रॉस मतलब कि डिफरेंट डोमेन पर जाकर वो चीज वर्क नहीं करती है, ठीक है। इसलिए ये इशू आता है। तो बैकएंड से अलाउ करना पड़ता है एपीआई को ताकि वो वर्क कर सके। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है जी। तो हम इसे क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अब एपीआई बन गई है और एपीआई वर्क भी कर रही है। तो इसे मैं फटाफट आपको इंप्लीमेंट करके दिखाती हूँ। वैसे मेरा मेन टारगेट एपीआई को टेस्ट करके दिखाना था कि वर्क करती है या फिर नहीं करती है, ठीक है। ये इंप्लीमेंट भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हम एक एरे ले लेते हैं, const list, सेट लिस्ट
इक्वल टू यूज स्टेट, तो एक एरे मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ पर जो लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हमारे पास रिजल्ट आया उससे मैंने पास कर दिया, बट बेसिकली देखो जो मेरा डेटा है वो आता है डेटा नाम के एरे में, तो रिजल्ट डॉट डेटा में एक्सेस करूँगी, ठीक है जी। तो जहाँ पे मैं डेटा आइट्रेट कर रही थी यहाँ पर मैं ले लूँगी लिस्ट, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये वर्क करेगा क्योंकि मैंने फील्ड भी सही ली हुई है और हमारे पास आईडी भी आ रही है, ठीक है। सेव करते हैं और चलाकर देखते हैं अपनी एपीआई को। रिफ्रेश किया, ओके, वो बोल रहा है कि अनडिफाइंड है, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाती हूँ, लिस्ट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, जब हो तो लिस्ट आइट्रेट होगी, नहीं तो क्या होगा, नो डेटा आएगा, नो डेटा। तो रिफ्रेश करते हैं, अभी भी नहीं कर रही वर्क, ये क्या बात हुई। ओके, जेसन मेथड आएगा यहाँ पे, जेसन आपने यूज़ करना है क्योंकि ये क्या करती है एपीआई, आपको एक तरीके का प्रॉमिस रिटर्न करेगी जिसे आपने हैंडल करना है असिंक का वेट। अब जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है उसे जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा ये जो जेसन फंक्शन है, ताकि आप उसको आइट्रेट कर सको, ठीक है। सेव करना है। अब देखो जो आपका डेटा था ना एपीआई का, वो यहाँ पे शो रहा है। हमारे पास कितने रिकॉर्ड थे, 4। आप चाहो तो मोंगोडीबी में भी चेक कर सकते हो कितने रिकॉर्ड है हमारे पास, सीमा, सुमन, हरी, नवीन। और यहाँ पे भी हमारे पास सीमा है, सुमन है, हरी है, नवीन है। मतलब देखो हमने एपीआई बनाई, हमने एपीआई इंप्लीमेंट भी कर दी और हमारी एपीआई वर्क भी कर रही है, ठीक है। ओके, तो ये होगी हमारी गेट एपीआई। अब क्योंकि आपने देखो कोर्स जो है उसको ऐड कर दिया है बैकेंड में, ठीक है, तो इट मीन्स अब जितनी भी आप एपीआई बनाओगे वो सभी वर्क करेगी, चाहे आप ये पोस्ट की एपीआई भी इंप्लीमेंट करके देख लो। तो मैं इसे भी इंप्लीमेंट करके दिखाती हूँ, उसके बाद की जो एपीआई हम वो इंप्लीमेंट करके नहीं देखेंगे, उसे हम जस्ट टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने कोर्स ऑलरेडी ऐड कर दिया तो हमारा जो इशू है वो रिसॉल्व हो गया। तो जैसे आप नॉर्मली एपीआई को इंप्लीमेंट करते हो वैसे ही करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो एक फॉर्म मैंने बनाया हुआ जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, ठीक है जी, ये रहा फॉर्म। और फॉर्म में कुछ फील्ड्स ली हुई हैं हमने, और फॉर्म के सबमिट पे, जब हम सबमिट कर रहे हैं फॉर्म के सबमिट पे, हमें अपनी पोस्ट वाली एपीआई को कॉल करना है। तो गाइस ये जो बेसिक सा फॉर्म है, ठीक है, इसका जो ऑन चेंज इवेंट वगैरह हम नॉर्मली जैसे हम रिएक्ट जेएस में फॉर्म क्रिएट करते हैं, ऑन चेंज इवेंट लगाते हैं, स्टेट को सेट करते हैं, वैसे ही आपने करना है, इसमें कुछ अलग नहीं है। और इसके सबमिट बटन के ऊपर सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये जस्ट मैं आपको एपीआई इंप्लीमेंट करके दिखा रही हूँ ताकि आपको यकीन हो कि जो हमने एपीआई क्रिएट किया है वो वर्क भी कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा रही ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने स्टेट लिया है जिसमें मैं अपना सारा फॉर्म का डेटा स्टोर कर रही हूँ, उसे हम यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं कि यहाँ पे वो डेटा आ भी रहा है कि नहीं, सो दैट हम एपीआई को सेंड कर पाएँ। सबमिट डेटा कॉमा डेटा, सेव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डाटा फिल करते हैं इसमें। जैसे मैंने ले लिया करण, ठीक है, करण @gmail.com, ठीक है। और फॉर एग्जांपल करण जो है वो मैनेजर है, तो हमने मैनेजर ले लिया। फ़ोन नंबर आप ले लो, ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट फ़ोन नंबर ले लिया। तो जब मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो देखो सबमिट फॉर्म में जो डाटा था उसमें मेरा डेटा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अपने फेच एपीआई का कोड लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, कॉन्स्ट सबमिट फॉर्म, ठीक है जी। सो ये फटाफट करते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है और मुझे नहीं चाहिए कि ये वीडियो मैं और ज़्यादा लंबी करूं, क्योंकि मुझे एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। मल्टीपल मुझे कोई प्लेलिस्ट नहीं क्रिएट करनी थी। तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट एपीआई है उसका यूआरएल देख लो, यहाँ पे ये हमारी पोस्ट एपीआई थी, ठीक है जी। तो ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद क्योंकि ये पोस्ट एपीआई है तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं, जैसे कि जो आपकी एपीआई है उसकी टाइप क्या है,
और उसमें कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, एवरीथिंग। तो यहाँ पर जो हमारा मेथड है वो हम यूज़ कर रहे हैं पोस्ट, ठीक है। ये करली ब्रेसेस आएंगी यहाँ पे, हाँ ये सारा कुछ एक करली ब्रेस के अंदर आएगा, ठीक है जी, ओके। एंड यहाँ पर एक और चीज़ आएगी हेडर, क्योंकि जब आप पोस्ट एपीआई को कॉल करते हो तो यहाँ पर आपको कंटेंट टाइप देना पड़ता है कि आपका जो डेटा है वो किस टाइप का है। कंटेंट हाइफन टाइप, यहाँ आएगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है जी। उसके बाद आपका आएगा जो आपने डेटा सेंड करना है, तो यहाँ आएगा बॉडी, ठीक है। तो बॉडी में हमारा जो डेटा है वो जाएगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में। तो जो हमारे पास डेटा है वो किस में है, यहाँ पे डेटा में है, तो ये यहाँ पे आपने पास कर देना है डेटा, ठीक है। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ असिंक अगेन, असिंक अवेट, ठीक है जी। और यहाँ पर एपीआई का रिस्पॉन्स आ जाएगा डॉट देन res कंसोल डॉट लॉग पोस्ट एपीआई रिस्पॉन्स चेक कर लेंगे हम res, ठीक है, रिस्पॉन्स। उसके बाद कैच भी लगाएंगे फॉर एरर हैंडलिंग, डॉट कैच एरर कंसोल डॉट लॉग एरर सेव। और यहाँ पर भी चलो देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या यूज़ करना, क्योंकि हमें डेटा रीड नहीं करना, हमें तो स्टोर करना है। सो लेट्स टेस्ट इट, चलो टेस्ट करते हैं इसको। रिफ्रेश कर लिया पेज को, ठीक है, और सर्वर चेक कर लो अपना, सर्वर वर्क कर रहा है कि नहीं। हाँ जी, सर्वर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए हम, तो फिर से हम रिकॉर्ड ले रहे हैं करण नाम का, करण @gmail.com, ठीक है, मैनेजर और फ़ोन नंबर ले लो, ठीक है। सबमिट किया, नेटवर्क में जाना, अभी मैंने सबमिट बटन पे क्लिक नहीं किया, नेटवर्क पे जाओ, सबमिट पे क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एपीआई कॉल हुई है, ओके। कौन सी एपीआई कॉल हुई है, ये वाली पोस्ट एपीआई कॉल हुई है। कैसे पता, ये देखो जो स्टेटस है 201 है, 201 क्या होता है, वो पोस्ट एपीआई के लिए होता है, ठीक है। और मैसेज भी देखो सक्सेस का आया, इट मीन्स एपीआई वर्क कर रही है। और जो आपने फ्रंट एंड से डेटा भेजा है, मतलब कि एक होता है ना कि हमने फ्रंट एंड से क्या क्या भेजा एपीआई में, तो वो डेटा ये है, बट ये 2 बार क्यों जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, हेडर देखो, हेडर में आपको पता लग जाएगा कि कौन सी एपीआई कॉल हुई है, पोस्ट एपीआई कॉल हुई है। और देखो पोस्ट एपीआई का यूआरएल है, पेलोड में ये डेटा हमारा शो हो रहा है, ठीक है। और रिस्पॉन्स हमारे पास ये आ रहा है। अब हम मोंगोडीबी में जाकर चेक करेंगे कि जो डेटा करण नाम का है वो स्टोर हुआ या फिर नहीं। यहाँ जाओ, इसको रिफ्रेश करो, अपने मोंगोडीबी डेटाबेस को रिफ्रेश करते, करण नाम का रिकॉर्ड देखते हैं आया या फिर नहीं। तो यहाँ पर गाइस हम देखो करण नाम का जो रिकॉर्ड है वो स्टोर हो रहा है, मतलब हमारी पोस्ट एपीआई भी वर्क कर रही है। तो जो आपका रिस्पॉन्स आया, ठीक है, आप उससे हैंडल कर सकते हो। कैसे हैंडल करोगे, तो अगर आप चाहते हो कि जैसे आपने फेच का रिस्पॉन्स रीडेबल फॉर्म में लिया, वैसे ही आप यहाँ पे क्या करो, असिंक, ठीक है, सेम जैसे आपने फेच में किया था ना, फेच एपीआई में यहाँ पे क्योंकि जो रिस्पॉन्स आएगा ना पोस्ट एपीआई का, अगर आपको उसे कहीं पे यूज़ करना हुआ तो आप यूज़ कर सकते हो। कैसे, जब हमने सबमिट किया पोस्ट एपीआई को, तो क्या हो रहा है कि हमारे पास कोई अलर्ट वगैरह नहीं हो, पता नहीं लग रहा है कि एपीआई कॉल हो गई है या फिर नहीं, आपको नेटवर्क में जाकर चेक करना पड़ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, वैसे मुझे पता है ये सबको ही पता होगा ये चीज़ कैसे इंप्लीमेंट करनी है, मैं स्टिल इस एपीआई में बता रही हूँ, नेक्स्ट एपीआई में मैं नहीं बताऊँगी, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो ये देखो जो रिजल्ट है, ठीक है, तो इस कोड को आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैंने सिंक अवेट लगाया, उसके बाद जो रिस्पॉन्स है उसके साथ जेसन मेथड यूज़ किया, उसके बाद ये रिजल्ट जो है, अब हम जब इस रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे तो इसमें जो डेटा आएगा वो वाला आएगा जो हम नोड की एपीआई से मैसेज सेंड कर रहे हैं, जिसमें सक्सेस आ रहा है 201 और मैसेज आ रहा है सक्सेस का, ठीक है। स्टेटस कोड भी आएगा और मैसेज भी आएगा। दोबारा से नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं, रिफ्रेश किया मैंने अपनी ऐप को। अब
अब इसमें हम नेम ले लेते हैं अमन, ठीक है, और aman@gmail.com, ठीक है। तो अमन क्या है, अमन फिटनेस ट्रेनर है, ठीक है। और फ़ोन नंबर ले लेते हैं, एक डमी सा फ़ोन नंबर, ठीक है। अब कंसोल में देखेंगे जो हमारी पोस्ट एपीआई है उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो अब देखो जो आपकी पोस्ट एपीआई है ना, उसका जो डेटा है वो कुछ इस तरीके का रहा है। तो मतलब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ना ये जो मैसेज आया आप इसको प्रिंट भी करा सकते हो कि इफ़ अगर जो हमारा रिजल्ट है डॉट स्टेटस जो है इसका स्टेटस, ठीक है, इक्वल 201, अगर ये होता है तो हमें ये पर्टिकुलर मैसेज दिखाना है। मैसेज कुछ भी हो सकता है कि फॉर्म सबमिटेड, ठीक है, एल्स आप एल्स कंडीशन में कोई भी एरर, मतलब जो आपकी एरर आएगी वो आप एरर यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। सेव करो। अब फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर अमन की जगह अमन 12 ये डम्मी डेटा है तो मतलब ट्रेनर्स लिख देते हैं, ठीक है, और फ़ोन नंबर में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो सबमिट किया, अब देखो क्या आया, फॉर्म सबमिटेड, क्योंकि ये हमने अलर्ट यहाँ पे लगाया था जब हमारे पास एपीआई का रिस्पॉन्स आ गया। और एक और चीज़, जब आप सेम एपीआई के रिस्पॉन्स को सबमिट करोगे ना, मतलब अमन 12 जो है, अमन 12 वो डाटाबेस में सेव हो गया। अब आप दोबारा aman12@gmail.com, नाम से फर्क नहीं पड़ेगा, नाम डुप्लीकेट हो सकता है बट आपकी जीमेल डुप्लीकेट नहीं हो सकती, फ़ोन नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकता। बट अगर आप दोबारा सेम रिकॉर्ड को सबमिट करोगे तो ये एरर देगा, ठीक है। तो हम सबमिट करते हैं। ये देखो पेंडिंग आ रही है, एपीआई कंप्लीट नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि एरर है, हमारे पास एरर आ रही है। तो अभी भी देखो पेंडिंग में चल रहा है, मतलब कि बैकएंड जो है वो रुक गया है। बैकएंड कहाँ गया हमारा नोड का, ये देखो एरर आ गई है, ठीक है। तो जब आप सेम रिकॉर्ड को ऐड करने की कोशिश करोगे तो कोई ना कोई एरर आएगी, ठीक है। वो एरर आपको हैंडल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये देखो आपकी एपीआई क्या है, पेंडिंग में जा रही है। इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है, ओके। अब आप ध्यान से देखो, मैंने बैकएंड फिर से रन किया, यहाँ पर क्या एरर आ रही है, डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन। तो मतलब कि जो आपने स्कीमा क्रिएट किया था ना, यहाँ पे आपने जिसको जिसको बोला है यूनिक, वो चीज़ रिपीट नहीं हो सकती। जैसे आपने ईमेल को भी यूनिक बनाया है, ठीक है, और फ़ोन नंबर को भी यूनिक बनाया, तो ये एरर देगा। इसकी एरर हैंडलिंग आपको करनी पड़ेगी नोड में, ठीक है। ये देखो ये एरर जो आई है इसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रिस्पॉन्स डॉट सेंड है ना, इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दो कैच में, ठीक है। और सर्वर को एक बार रन करते हैं दोबारा, npm स्टार्ट कर देते हैं और एक बार हम देखते हैं कि डुप्लीकेट एरर का जो स्टेटस होता है वो क्या होता है। डुप्लीकेट एरर स्टेटस कोड, ओके, ये होता है 409, ओके 409, ठीक है। तो यहाँ पर हम दे देंगे 409, ठीक है। स्टेटस कोड होता है या फिर स्टेटस, चलो 409 देख लेते हैं। और इसमें सेकंड पैरामीटर जो मैसेज उसमें एरर दे दो, आप जो भी एरर आ रही है इसमें पास कर दो, सेव करो, ठीक है। फ्रंट एंड पे जाएंगे तो हम बैक एंड पे पहले चेक करते हैं कौन कौन से रिकॉर्ड हमारे पास आ गए हैं। तो हमारे पास अमन है, अमन 12 है। तो हम अमन नाम का जो रिकॉर्ड है ना वो दोबारा क्रिएट करते हैं। लेट्स सी कि जो हमारी एरर हैंडलिंग का हमने कोड लिखा है नोड में, ठीक है, वो वर्क कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं, हम फिर से अमन ले लेते हैं, अमन, इसे मैं क्लियर कर देती हूँ। और यहाँ पर लिया हमने aman@gmail.com। अमन जो है वो लोअर में है या फिर अपर में है, लोअर में ही है, ठीक है। डेजिग्नेशन वही ले लेते हैं, फिटनेस ट्रेनर, ठीक है। फ़ोन नंबर, तो अब आप देखो पहले हमारी जो पोस्ट पे आई थी उसका स्टेटस कोड था 201, अब स्टेटस कोड आ रहा है 200। और यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ रहा है, जो एरर आ रही है ना हमारे पास बैकएंड में नोड की, ये वाली, ये सारी एरर का रिस्पॉन्स वो यहाँ पर दे रहा है, ये देखो, ठीक है। आप चाहो तो इस डेटा को और भी ज़्यादा फिल्टर कर सकते हो बैकएंड पे, बट मैं इसे फिल्टर नहीं कर रही हूँ। मुझे एज इट इज़ ही रिस्पॉन्स भेजना है ताकि फ्रंट एंड वाला बंदा उसको जो एरर दिखानी है, जो मैसेज दिखाना है, वो इसमें से गेट करके दिखा सकता है, ताकि
एरर हैंडलिंग फ्रंट एंड पे अच्छे से हो सके और यूजर को पता लग जाए भाई डुप्लीकेसी लॉ नहीं है हमारी ऐप में। ठीक है, यहाँ पर देखो जो आपको नेटवर्क में दिख रहा है रिस्पॉन्स, वही पोस्ट एपीआई का रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे भी दिखेगा कि भाई ये करके ऑब्जेक्ट है, ये एरर है। तो ये नोड ने हमें क्रिएट करके दी है। हमने क्या किया, जो हमारी कैच वाली स्टेटमेंट थी उसमें हमने रिस्पॉन्स को पास किया, वट एवर रिस्पॉन्स जो भी हमारे पास आया हमने फ्रंट एंड को पास कर दिया कि भाई ये एरर है। तो गाइस जब भी हमारी एपीआई में कोई एरर आ रही है ना, तो हमारा सर्वर जो है वो फेल हो रहा है, मतलब वो ब्रेक हो जा रहा है। जैसे एक एरर आ गई तो वो रुक जाता है, उसे बार बार हमें रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे नोड मोन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं npm i नोड मोन। तो इसको ग्लोबली आपने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका पैकेज है, यहाँ पर देखिए इन्होंने कमांड भी दी हुई है। यहाँ देखो इन्होंने ग्लोबली इसको इंस्टॉल करने की भी कमांड दी है। तो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ। आप इसे एज ए डेवलपमेंट डिपेंडेंसी भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस कमांड को रन करती हूँ अपने नोड के प्रोजेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे मैंने रन की कमांड। तो गाइस हमारा देखिए ये जो नोडमोन की कमांड थी ये कंप्लीट हो गई है। अब आप packet.json में जाकर देखोगे तो आपको नोडमोन यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने उसको ग्लोबली इंस्टॉल किया। अगर आप चाहते हो कि एज अ डिपेंडेंसी हो, आपको शो हो packet.json में, तो आप इस कमांड को भी रन कर सकते हो। तो फिर क्या होगा कि ये एज अ डेवलपमेंट डिपेंडेंसी इंस्टॉल होगी और आपको शो होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसे भी रन कर सकते हो। मैं इसको रन कर लेती हूँ। तो जब मैंने इसको रन किया तो देखो यहाँ पे देखो एज अ डेव डिपेंडेंसी भी ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नोडमोन को चलाने के लिए जहाँ पे आपने अपनी स्क्रिप्ट में चेंज किया है, जहाँ पर आपकी packet.json है, यहाँ पर स्टार्ट है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, नोड स्पेस server.js जो हमारी मेन फाइल है, यहाँ पर आपने नोड की जगह नोडमोन कर देना है। बस सेव कर लिया। ठीक है, क्लोज कर दो इस फाइल को। अब आप अपना जो नोड का सर्वर है इसे रन करो, npm start। तो देखो नोडमोन क्या है, स्टार्ट हो चुका है। अब मैं अपनी फाइल में, अपनी एपीआई की फाइल में कोई भी चेंज करती हूँ, जैसे मैंने अब ये स्पेसेस को रिमूव किया, मैंने सेव किया, तो देखो मेरा सर्वर ऑटोमेटिकली रन कर रहा है, कहीं पे ब्रेक नहीं है। ऐसे ही अगर मेरी एपीआई में एरर आ जाती, कोई ऐसी एरर जिससे कि मेरी एप्लीकेशन ब्रेक हो सकती है, तो हम क्या करेंगे कि नोडमोन के थ्रू अपनी ऐप को रन करेंगे, ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है बार बार ब्रेक ना हो, एरर आने के बाद भी वो वर्क करती रहे। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको नोडमोन का कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। तो नोडमोन बेसिकली वैसे तो होता क्या, यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या दिया, नोडमोन इज अ टूल दैट हेल्प्स डेवलप node.js बेस्ड एप्लीकेशंस बाय ऑटोमेटिकली रीस्टार्टिंग नोड एप्लीकेशन व्हेन फाइल चेंजेस इन अ डायरेक्टरी आर डिटेक्टेड। यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जब भी आप किसी तरीके का चेंज करोगे अपनी फाइल में, ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट कर लेगा और सर्वर को अपने आप रीस्टार्ट करता रहेगा, आपको बार बार सर्वर स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नोडमोन का काम हमारा खत्म हो गया। अब हम जो नेक्स्ट एपीआई डेवलप करेंगे वो होगी गेट एपीआई बट विद आईडी। एक तो हमने गेट की एपीआई क्रिएट किया जिसमें क्या हो रहा है कि सारा रिकॉर्ड आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो हमने इंप्लीमेंट किया। यहाँ पे देखो जितने रिकॉर्ड हमारे पास डेटाबेस में है, यहाँ पे मोंगोडीबी में जितने रिकॉर्ड है ये सभी यहाँ पे आ रहे हैं। हमने इसे आइटरेट किया हमने रिएक्ट में। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमें एक पर्टिकुलर इंप्लॉय का ही रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो मैंने बटन बनाए हुए डिलीट अपडेट, तो जब मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करूँ तो ये पेज देखो रीलोड हो रहा है, तो इस पेज पे मुझे उस पर्टिकुलर इंप्लॉय का ही डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैं एक कंडीशन के थ्रू आपको समझा रही हूँ कि एपीआई की रिक्वायरमेंट आती कहाँ है। जैसे एक पर्टिकुलर एपीआई की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बोला गेट बाय आईडी, मतलब आईडी बेस पर कोई एक रिकॉर्ड फेच करके लेके आना। ओके, तो देखो पोस्टमैन में जब हमने गेट एपीआई रन की थी तो हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ गया था। अब फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड चाहिए, सिर्फ एक ही इंप्लॉय का चाहिए जिसकी आईडी ये पर्टिकुलर आईडी है, या फिर जिसका नेम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे उस बंदे का रिकॉर्ड चाहिए जिसका नेम सुरेश है, या मुझे उस बंदे का रिकॉर्ड चाहिए जिसकी ईमेल आईडी फॉर एग्जांपल ईमेल आईडी abcd@gmail.com। तो किसी भी बेस पे आप रिकॉर्ड को फेच कर सकते हो। ठीक है, तो हम अब इस एपीआई को क्रिएट करने लगे हैं नोड में। तो यहाँ पर आ जाओ अपने कोड में। तो यहाँ पर हम पहले तो कमांड लिख देते हैं एम्प्लॉय गेट एपीआई बाय आईडी। ठीक है, तो हमारी जो गेट बाय आईडी वाली एपीआई होगी वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगी, गेट मेथड ही यूज होगा। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वो यूआरएल होगा। तो अब हमारी जो एपीआई है वो हमें आईडी बेस पे डेटा लाकर देगी, तो इसके लिए जो यूआरएल गेट का है नॉर्मल, यही यूआरएल यहाँ पे आएगा। आप डिफरेंट भी रख सकते हो, बट गुड प्रैक्टिस यही है कि आप सेम रखो /:id। इस तरीके से आपको अपने
आईडी को है जो मेंशन करना है, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड कॉल बैक होगी इसमें, जिसमें अगेन 2 पैरामीटर होंगे, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है जी। अब गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मोंगोडीबी के अपने ही मेथड हैं, ठीक है। अगर ये एसक्यूएल कमांड के थ्रू करना होता तो हम ऐसे करते कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस वेयर आईडी इक्वल टू दिस, मतलब जिन्होंने एसक्यूएल में काम किया होगा उनको पता होगा। बट अब बात हो रही है मोंगोडीबी की, तो मोंगोडीबी ने इसके लिए हमें जो मेथड दिया है वो दिया हुआ है फाइंड बाय आईडी, ठीक है। तो आप गूगल भी कर सकते हो, वैसे मुझे ये मेथड पता है, मैंने यूज़ किया, आप लोग गूगल कर सकते हो फाइंड बाय आईडी, ठीक है। तो ये देखो, देखो यहाँ पर देखिए इन्होंने यूज़ किया हुआ ये मेथड, इसमें इन्होंने क्या किया, आईडी पास की कि आईडी के बेस पे वो डेटा गेट कर सकें, ठीक है। तो इसी के तरीके से हम पहले अपना ट्राई कैच का ब्लॉक ले लेते हैं, एरर console.log, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे आईडी, आईडी कहाँ से आएगी, रिक्वेस्ट नॉट परम्स, ठीक है। तो आपको डाटा कौन से टेबल से लेकर आना है, कॉन्स्ट रिजल्ट, टेबल का नाम क्या गाइस हमारे जो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं, एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये इसी टेबल को हम मेंशन करेंगे, एम्प्लॉय डॉट फाइंड बाय आईडी, ठीक है। और जो आईडी यहाँ पर आपने मेंशन की है इसे आपने पास कर देना है आईडी। अब क्या होगा, आईडी बेस पे जो भी डेटा आएगा ये हमें फेच करके देगा। तो यहाँ पर हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड ले लेते हैं, ठीक है। अगेन अब इसमें कौन कौन से पैरामीटर है, पहले तो हमारे पास है स्टेटस, क्योंकि अब डेटा आ गया तो स्टेटस 200, उसके बाद है मैसेज सक्सेस, उसके बाद है हमारे पास एरे डेटा, और एरे में हमारे पास देखते हैं रिजल्ट में क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी एपीआई की कॉल कंप्लीट हो गई है। अगेन मैं सिंक का वेट लगा देती हूँ, हमने सभी जगह पे यूज़ किया है ताकि ये वेट करे जब तक एपीआई की कॉल कंप्लीट ना हो सके, और अगर कोई प्रॉमिस भी रिटर्न होता है तो वो भी हैंडल हो जाए, सेव, ठीक है। अब हम इस एपीआई को टेस्ट करेंगे। तो जो आपकी गेट एपीआई का यूआरएल था ऐसे ही रहने दो, इसके आगे आपने आईडी पास कर देनी। आईडी कौन सी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास इतने सारे एम्प्लॉय का डेटा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास लिस्ट है, या आप मोंगोडीबी में जाकर भी देख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मुझे हरी का डेटा चाहिए, ये है हरी, ठीक है जी। तो हरी की जो आईडी उसको कॉपी कर लो और यहाँ पर यूआरएल में पेस्ट कर दो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, नोड का हमारा सर्वर देखिए चल रहा है, हमें कोई रीस्टार्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं, एपीआई को हिट करते हैं, लेट्स सी कि हमारे पास सिर्फ हरी का रिकॉर्ड आ रहा है या फिर नहीं। सेंड किया तो देखो हमारी जो एपीआई कॉल थी सक्सेसफुल हो गई है, हरी का रिकॉर्ड आपको मिल चुका है, ठीक है। और हमारा देखो सर्वर भी वर्क कर रहा है, बार बार रीस्टार्ट करने का झंझट खत्म। तो गाइज ये तो हमने डाटा फेच किया आईडी बेस पे। अगर आपको नेम के बेस पे फेच करना हो, फॉर एग्जांपल मुझे वो रिकॉर्ड फेच करना है जिसका नाम सीमा हो, ठीक है। तो अभी हमने आईडी बेस पे किया है, तो आईडी के बजाय अगर मैं नेम बेस पे करना चाहूँ तो वो कैसे होगा, अब हम वो देखते हैं। क्योंकि अब नेम की बात हो रही है तो आईडी की जगह आपने लेना है नेम, ठीक है, क्योंकि नेम बेस पे अब हम डेटा फेच करने लगे हैं। और यहाँ पर आपने पास करना है नेम कॉलन नेम, ठीक है। और यहाँ यूआरएल में भी आईडी की बजाय आप नेम कर दो, और फाइंड बाय आईडी की जगह सिर्फ फाइंड कर दो या फाइंड 1 कर दो, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, सेव कर लो, ठीक है। अब हम नेम देते हैं यहाँ पे आईडी की जगह आप नेम दे दो, जैसे फॉर एग्जांपल हरी का नेम मैं दे देती हूँ, ठीक है, हरी। सेंड किया, अभी नल आ रहा है, सो ठीक है। तो देखो अभी भी हमारा डेटा नहीं आ रहा, हम चेक करते हैं डाटाबेस में जाकर कि हरी के नेम के जो स्पेलिंग है वो क्या है। हरी के नेम के स्पेलिंग देखो, एच जो है वो कैपिटल में है, हमने लोअर में लिखा हुआ है यूआरएल में, कैपिटल में करके देखते हैं। सेंड किया तो अब देखो नेम बेस पे हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो हरी का रिकॉर्ड था वो आ रहा है। अब हरी के नेम के हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है, इसलिए उसने एक ही रिकॉर्ड दिया। अगर मैं फ्रंट एंड पर जाकर एक और रिकॉर्ड ऐड कर दूं,
यहाँ पे हम हरी का एक और रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं। नेम सेम होगा पर ईमेल वगैरह हम डिफरेंट रखेंगे। रीज़न ईमेल वगैरह की डुप्लीकेसी नहीं हो सकती, नेम की हो सकती है, और हम नेम बेस पे ही डेटा गेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं दे रही हूँ हरी 123@gmail.com। ठीक है, डेजिग्नेशन आप ले लो XYZ, ये डमी डेटा है। तो फ़ोन नंबर मैंने एक डमी फ़ोन नंबर दे दिया। ठीक है, तो अभी देखो ये जो टेबल है इसमें एक हरी का रिकॉर्ड है ये। तो जब मैंने सबमिट किया तो फॉर्म सबमिट हो गया। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं हम। रिफ्रेश किया तो हरी देखो कितने रिकॉर्ड हो गए, 2, एक ये 1, एक 2। ठीक है, अब हमारी जो एपीआई है इसको 2 रिकॉर्ड लेके आने चाहिए। सेंड किया तो देखो अब हमारे पास कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी गेट एपीआई को आईडी बेस पे भी रन कर सकते हो, नेम बेस पे भी रन कर सकते हो। जिस अकॉर्डिंग आपको डेटा गेट करना है आप उस अकॉर्डिंग डेटा गेट कर सकते हो। तो अगर आप फाइंड की जगह फाइंड 1 कर दोगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पर देखो जैसे इसने क्या किया था, हरी नाम के जितने रिकॉर्ड थे सभी उसने फेच करके दे दिए थे। अगर आप 1 यूज़ करोगे तो वो 1 रिकॉर्ड ही देगा, नो मैटर हरी नाम के कितने रिकॉर्ड है, वो कोई भी एक रिकॉर्ड आपको दे देगा। तो इसे टेस्ट कर लेते हैं। ये देखो इसने एक रिकॉर्ड दे दिया। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी फाइंड बाय आईडी या फिर कह लो फाइंड बाय नेम की जो एपीआई इम्प्लीमेंटेशन है वो डन हो गई है। नेक्स्ट हम करते हैं डिलीट एपीआई। ठीक है, एम्प्लॉय डिलीट एपीआई। ठीक है जी, अब इसमें ऐप डॉट डिलीट मैंने ले लिया। अगेन URL दोगे आप अपनी एपीआई का, एम्प डिलीट। नेम आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन ले लो, और यहाँ पर आ गया हमारा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक है, और यहाँ पर हमने ले ली आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, सॉरी रिक्वेस्ट डॉट परम्स। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू, यहाँ आएगा एम्प्लॉय, क्योंकि हमारा टेबल एम्प्लॉय डॉट डिलीट। देखो अब डिलीट के कितने मेथड, डिलीट भी है, मैनी भी है, डिलीट 1 भी है, तो हम यूज़ कर लेते हैं डिलीट, है ना। और उसमें हम पास करेंगे क्या, आईडी, देन रिस्पॉन्स डॉट सेंड। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास क्या है, स्टेटस 200, मैसेज सक्सेस, और डिलीट, और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, एंड गाइस। ठीक है, तो ये होगा ट्राई कैच ब्लॉक में। तो मैंने स्टार्टिंग में ट्राई कैच ब्लॉक नहीं दिया, तो इसे ट्राई कैच के ब्लॉक में हम रैप करेंगे। यहाँ पर आएगा कैच। ठीक है, फॉर एरर हैंडलिंग कंसोल डॉट लॉग एरर एरर। सेव किया। अब मुझे पता है कि इस एपीआई में कुछ चेंजेस भी होंगे। पहले हम आईडी पास करते हैं यहाँ पे, क्योंकि आईडी बेस पे ही मैं अपने रिकॉर्ड डिलीट करना चाहती हूँ। आप चाहो तो किसी और बेस पे भी कर सकते हो, सेम एज जैसे मैंने कि आपको गेट एपीआई में ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो उस चीज़ को रिपीट नहीं कर रहे हैं हम। तो आईडी बेस पे हमने ये वैल्यू दी है, तो अब इसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारी एपीआई के लिए मैंने नया ये कॉपी कर लिया, URL यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, न्यू टैब में पोस्टमैन में मैंने पेस्ट कर दिया। एपीआई का नेम क्या है हमारा, एम्प डिलीट डिलीट। ठीक है, और एक रिकॉर्ड जिसको आप डिलीट करना चाहते हो वो हम डिलीट करेंगे। तो अभी यहाँ पर देख लो आप एपीआई के रिकॉर्ड कितने हमारे पास, 3 3 6 7 रिकॉर्ड है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे सीमा के नाम का जो रिकॉर्ड है वो डिलीट करना है। ठीक है, तो इस आईडी को कॉपी कर लो। आप चाहो तो डेटा अगेन मोंगोडीबी से भी कॉपी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ तो मैं डायरेक्ट यहीं से कॉपी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पास कर दिया। ठीक है जी, और बैकएंड सर्वर हमारा चल रहा है। ओके, और यहाँ पर हम डेटा रिजल्ट भी सेंड कर देते हैं। लेट्स सी कि ये क्या हमें देता है रिजल्ट में। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर कुछ चेंज होगा, बट लेट्स टेस्ट, पहले टेस्ट करते हैं। तो मैंने एपीआई हिट की, तो ये बोल रहा है 404 नॉट फाउंड। वो कह रहा है कि ये एपीआई नहीं है। वो फिर से कह रहा है 404 नॉट फाउंड। अच्छा, यहाँ पे हमने डिलीट सिलेक्ट नहीं किया था। अब हम लोग फिर से कॉल करते हैं एपीआई को। कोई एरर आई है,
एरर देख लेते हैं क्या है। तो एरर आ रही है हमारे पास, एम्प्लॉय डिलीट इज नॉट अ फंक्शन। वो कह रहा है एम्प्लॉय डिलीट नाम का कोई फंक्शन नहीं है, तो यहाँ आएगा 1। लेट्स टेस्ट। ओके अब उसने बोला कि स्टार्टिंग एट ऑब्जेक्ट विद द कंस्ट्रक्टर मोंगो क्लाइंट ऑब्जेक्ट विद, आई थिंक जो ये आईडी दी है ये कुछ इस तरीके से पास होती है। ठीक है, अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं फिर से। तो नोड मोड हमारा चल रहा है, अब हम फिर से टेस्ट करके देखते हैं। लेट्स सी कि कोई एरर है। ऑब्जेक्ट विद द कंस्ट्रक्टर सर्वर सेशन पूल, ओके सिंक अवेट हमने नहीं यूज़ किया यहाँ पे, इसलिए वो कंप्लीट नहीं कर रहा है कॉल एपीआई की। अवेट, ठीक है, यहाँ पर आएगा अवेट। अवेट सेव किया, लेट्स टेस्ट अगेन। तो देखो क्या हुआ, हमारी एपीआई चल गई है, मैसेज सक्सेस आया, एक्नॉलेज ट्रू आया, डिलीट काउंट 1 आया, मतलब कि 1 रिकॉर्ड हमारा डिलीट हुआ है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। अभी देखो यहाँ पे सीमा दिख रहा है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, अगर वो डिलीट हुआ है तो सीमा नहीं आएगा टेबल में। तो देखो सीमा रिमूव हो गया इस टेबल से, आप मोंगोडीबी में भी जाकर चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखो अभी सीमा दिख रहा है, जब मैं रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ से ये चला जाएगा। तो ये देखो अभी हमारे पास कौन सा रिकॉर्ड है, सुमन है, सेकंड हरी है, थर्ड नवीन है, फोर्थ करण है, फिफ्थ अमन है, सिक्स हरी है। तो हमारे पास सीमा नाम का रिकॉर्ड नहीं है, डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये तो देखो हमारी डिलीट एपीआई भी वर्क कर रही है। एक और रिकॉर्ड हम डिलीट करके देख लेते हैं। अगेन अगर आप नेम बेसिस पे डिलीट करना चाहते हो कि फॉर एग्जांपल आपकी रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर नेम के इतने लोगों को डिलीट करना है, आप वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको गेट एपीआई में बताया सेम प्रोसेस होगा, वैसे ही आप कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर एक ना डिलीट, जैसे अभी तो डिलीट 1 है, डिलीट 1 मतलब कि एक रिकॉर्ड को डिलीट करेगा। बट अगर आप कहते हो डिलीट मैनी, तो डिलीट मैनी में जो आप आईडी भेजोगे, अब आईडी तो देखो यूनिक होती है, बट फॉर एग्जांपल आपको नेम बेसिस पे करना, तो जो आप नेम भेजोगे, जिन लोगों का आप नेम भेजोगे, जैसे फॉर एग्जांपल हरी नाम के जितने रिकॉर्ड उनको डिलीट करना है, या फिर सीमा नाम के जितने भी रिकॉर्ड उनको डिलीट करना है, तो उस बेसिस पे भी ये होगा। ठीक है, अब हम फिर से एक और रिकॉर्ड को टेस्ट करते हैं। तो हमारे पास और कौन सा रिकॉर्ड है, जैसे हरी देखो 2 है, तो एक जो लास्ट वाला हरी है इसे डिलीट कर देते हैं, जिसकी डेजिग्नेशन XYZ है। तो ये कॉपी कर लेते हैं, इसकी आईडी हरी की कॉपी कर लो इसे। ठीक है, अब देखते हैं, सेंड की मैंने रिक्वेस्ट, तो सक्सेस आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे, अब हरी देखो XYZ डेजिग्नेशन है, इसे रिफ्रेश करते हैं। देखो हरी चला गया, सिर्फ वही हरी है जिसकी डेजिग्नेशन टेस्टिंग है, जिसकी डेजिग्नेशन XYZ थी वो नहीं है, वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। ठीक, तो अभी हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल सुमन नाम के 2 से 3 रिकॉर्ड हम क्रिएट कर लेते हैं, फिर उन्हें डिलीट करके देखें कि एक टाइम पे मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट करेंगे सुमन के नेम से। ठीक है, तो जैसे अभी सुमन का नेम है वो तो डुप्लीकेट हो ही सकता है, तो मैंने लिया सुमन। ठीक है, तो ईमेल डुप्लीकेट नहीं हो सकती, तो ईमेल हम लेंगे suman123@gmail.com। ठीक है, डेजिग्नेशन XYZ ले लो। ठीक है, फ़ोन नंबर एक रैंडम सा फ़ोन नंबर मैं ले रही हूँ। सबमिट किया और रिफ्रेश कर लेते हैं हम पेज को, ताकि जो लेटेस्ट डेटा है। तो अब देखो कितने रिकॉर्ड है सुमन के, 1 2 रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, एक और रिकॉर्ड हम सुमन का ही क्रिएट करते हैं, सुमन। ठीक है, यहाँ आ गया सुमन 56@gmail.com। ठीक है, डेजिग्नेशन हम ले लेते हैं टेस्टिंग। ठीक है जी, उसके बाद फ़ोन नंबर ले लिया, सबमिट किया, फॉर्म सबमिट हुआ, रिफ्रेश किया, तो सुमन के कितने आ गए हैं देखो, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पर जो मैंने डिलीट के एपीआई बनाया है, इसमें मुझे ऐसे मॉडिफाई करना कि मैं मल्टीपल रिकॉर्ड को डिलीट कर पाऊँ, जैसे हमने वहाँ पे किया था गेट एपीआई में। यहाँ पे एक मेथड है जो मैंने आपको बताया, मैनी। ठीक है, अब हमने किस बेस पे करना है, हमने नेम के बेस पे करना है। तो यहाँ मैं कर देती हूँ नेम। ठीक है, और यहाँ पर कर दो नेम, आप URL में नेम पास करो, नेम। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आएगा नेम, सेव करो। ठीक है जी, और सुमन, ठीक है, हमने कैपिटल में ही सारे नेम लिए। अब यहाँ पर जहाँ आप आईडी पास कर रहे थे, यहाँ पर नेम पास करो सुमन। ठीक है, लेट्स ट्राई
ट्राई करके देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। मैंने सेंड किया, अब देखो ये एपीआई भी चल गई। वो बोल रहा है एक्नॉलेज ट्रू, डिलीट काउंट 3। पहले डिलीट काउंट था 1 क्योंकि एक ही रिकॉर्ड डिलीट हो रहा था आईडी बेस पे, अब है डिलीट काउंट 3 क्योंकि नेम बेस पे हमने कहा कि भाई सुमन नाम के जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको डिलीट कर दो। तो डिलीट काउंट कितना आया 3 क्योंकि 3 ही रिकॉर्ड थे सुमन नाम के। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे पेज को तो सुमन नाम का रिकॉर्ड आपको नहीं दिखेगा। रिफ्रेश किया, देखो सुमन नाम का रिकॉर्ड नहीं है। तो डिलीट एपीआई भी हमारी सक्सेसफुली डन हो चुकी है। ये वर्क करिए। आप आईडी बेस पे एक रिकॉर्ड भी कर सकते हो डिलीट और मल्टीपल रिकॉर्ड भी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपनी पुट एपीआई, एडिट एपीआई, पुट एपीआई आप कह सकते हो या अपडेट एपीआई भी कह सकते हो, ठीक है। तो चलो अपनी एडिट की एपीआई देखते हैं हम। एम्प्लॉय, ठीक है जी। तो अगेन इसके लिए हमारे पास ऐप डॉट पुट मेथड है, ठीक है। यूआरएल हम देंगे एम्प अपडेट। अब अपडेट भी देखो एक टाइम पे एक ही रिकॉर्ड होगा, मल्टीपल भी हो सकते हैं, बट अभी हम एक रिकॉर्ड का देखते हैं, ठीक है। आईडी बेस पे एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मैं यूआई के व्यू से आपको समझाती हूँ। जैसे कि पर्टिकुलर रिकॉर्ड है, ठीक है, और मुझे इसको अपडेट करना है, तो मैं अपडेट पे जब क्लिक करूंगी तो मैं एक ही एम्प्लॉय का डेटा अपडेट कर सकती हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अभी तो हमने एपीआई इंप्लीमेंट नहीं किया है तो डेटा नहीं आ रहा, बट एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, हम सेम अपना एपीआई का कोड जैसे अभी तक हमने क्रिएट किया हम क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर हमारा आ गया जी रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने लिया ट्राई कैच, कैच एरर, ठीक है। अब जो अपडेट की एपीआई होती है ये भी आईडी बेस पे वर्क करेगी। तो यहाँ पर मैं कंसोल कर रही हूँ एरर को, ठीक है, एरर एरर, ठीक है। और यहाँ पर हम अपनी अपडेट की जो एपीआई है उसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें आईडी चाहिए क्योंकि आईडी के बेस पे ही मैंने अपने रिकॉर्ड को अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉन्स्ट आईडी इक्वल रिक्वेस्ट डॉट परम्स, ठीक है। तो हमारे पास आईडी आ गई। अब हमें वो रिकॉर्ड गेट करने हैं जो हम पोस्टमैन से सेंड करेंगे, वो डेटा जो कि हमें अपडेट करना है। तो वो हमारे पास क्या है, क्या हम अपडेट कर सकते हैं, हम नेम कर सकते हैं, हम डेजिग्नेशन कर सकते हैं। ईमेल आईडी नहीं कर सकते, ईमेल आईडी अपडेट करने की परमिशन नहीं होती क्योंकि वो यूनिक होती है, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर में कोई करेक्शन करनी हो तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे अगेन जो हमने गेट एपीआई में यूज़ किया, एम्प्लॉय डॉट फाइंड बाय आईडी। तो एम्प्लॉय डॉट फाइंड बाय आईडी में हम ये आईडी पास करेंगे जो हम अपने पोस्टमैन की एपीआई से पास करेंगे, ठीक है। तो इस बेस पे एम्प्लॉय के टेबल से ये क्या करेगा, एक रिकॉर्ड लेकर आएगा आईडी के बेस पे। जिस भी एम्प्लॉय की वो आईडी होगी उसका रिकॉर्ड आएगा, तो उसे हम यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं एम्प रिकॉर्ड, ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या करना है, एम्प के रिकॉर्ड में हमें क्या क्या चेंज करना है। एम्प जो रिकॉर्ड हमारे पास आया है रिकॉर्ड डॉट नेम इक्वल टू नेम, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जो आप अपनी एपीआई से भेजोगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जैसे नेम डेजिग्नेशन फ़ोन, वो राइट साइड पे यहाँ पर आप पास कर दोगे किस में, एम्प रिकॉर्ड में जो आपके पास अभी आपने डेटाबेस से गेट किया है, ठीक है। तो जो लेटेस्ट अपडेटेड वाला डेटा आप इसमें असाइन कर रहे हो एक तरीके से। एम्प रिकॉर्ड डॉट डेजिग्नेशन इक्वल टू डेजिग्नेशन, ठीक है। एम्प रिकॉर्ड डॉट फोन इक्वल टू फोन। एंड अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने देखो अपना डेटा जो है लेटेस्ट वाला रिकॉर्ड एम्प रिकॉर्ड में असाइन कर दिया, तो हम इसे सेव कर देंगे, सेव, ठीक है। और जो भी हमारे पास रिजल्ट आया कॉन्स्ट रिजल्ट, ठीक है, उसे हम सेंड कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टेटस 200, आई थिंक यही होता है अपडेट का स्टेटस, ठीक है। मैसेज सक्सेस और डेटा जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आया रिजल्ट में वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं अवेट, यहाँ पर भी अवेट, सेव। अब हम अपनी एपीआई को टेस्ट करते हैं, ठीक है। यूआरएल हमारे पास है अपडेट,
तो ये URL हम कॉपी कर लेते हैं डिलीट वाला और न्यू टैब में हम ओपन कर लेते हैं। तो URL है emp अपडेट, ठीक है, और API हमारी पुट है और यहाँ पर हम ID पास करेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से रिकॉर्ड है, जैसे हमारे पास, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, हमारे पास अमन है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ अमन का जो नेम है और अमन की जो डेजिग्नेशन है फ़ोन है, इन 3 चीज़ों को मुझे अपडेट करना है। ईमेल ID को तो हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम अमन की ID लेंगे, क्योंकि अमन की ID हम URL में पास कर रहे हैं, ले ली। उसके बाद बॉडी में जाओ, रॉ में जाओ, यहाँ पर आप बॉडी में भेजोगे कौन कौन सी चीज़ें आपने अपडेट करनी है। जैसे हमने नेम करना, तो पहले अमन का नेम क्या था, अमन। अब हमें क्या करना है, उसे अमनदीप कर देना। तो मैंने कर दिया अमनदीप, ठीक है। उसके बाद डेजिग्नेशन, तो पहले अमन क्या था, एक फिटनेस ट्रेनर था, अब मैं कह देती हूँ अमन कोडिंग में है, ठीक है। उसके बाद फ़ोन, तो कोई भी रैंडम फ़ोन नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है। तो उसके बाद मैंने देखिए सबमिट की API, तो इसने क्या किया, अपडेटेड डेटा जो आया हमारे पास वो हमें रिटर्न में दे दिया। मतलब कि अमन का जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो चुका है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, MongoDB में भी चेक कर सकते हो। अभी देखो अमन दिख रहा है यहाँ पे, सिर्फ अमन। तो हमने अमन के नेम को अमनदीप कर दिया। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये देखो अमन का जो रिकॉर्ड था वो क्या हो गया, अमनदीप हो गया, और डेजिग्नेशन, फ़ोन नंबर, सब कुछ अपडेट हो गया, ठीक है। और अब जैसे कि मुझे अमनदीप का सिर्फ नेम चेंज करना है, मुझे अमनदीप का नेम अमर करना है, अमर, ठीक है। तो बाकी चीज़ों को मैं सेम रहने दूंगी, ठीक है। अब मैं सेंड करती हूँ API को, तो देखो जो अमनदीप हमने किया था वो क्या हो गया, अमर हो गया। तो देखो हमारी जो पुट की API है वो भी वर्क करी, अपडेट की API जिसको आप कह सकते हो। गाइज इसके अलावा अपडेट के लिए ना MongoDB ने हमें एक और मेथड प्रोवाइड किया हुआ है। तो मैं इस कोड को कमेंट करती हूँ, हम उस मेथड को यूज़ करके देखते हैं, जिसका नाम है update1, ठीक है। तो वो वर्क कैसे करेगा, तो यहाँ पे हम पहले तो अपने टेबल का नेम ले लेते हैं जिसे हमने अपडेट करना है। जैसे अब फॉर एग्जांपल मुझे एक रिकॉर्ड को अपडेट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, नवीन का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो मुझे नवीन का सिर्फ डेजिग्नेशन चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें नहीं करनी। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस फील्ड का डेटा मुझे चेंज करना है मैं बस वही डेटा सेंड करूँगी, मैं सारा डेटा क्यों सेंड करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, update1 मेथड यूज़ करेंगे, डॉट अपडेट, देखो यहाँ पे है update1 अपडेट मैनी, तो update1 हम यूज़ करेंगे। अब जो update1 मेथड है इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट जाएगा, ठीक है। अब जो ये ऑब्जेक्ट है इसमें आप पास करोगे आपको किस बेसिस पे अपना डेटा अपडेट करना है। तो मुझे ID बेसिस पे करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले लूँगी ID, और यहाँ पर मेरे पास आएगा जो हम ID यहाँ पे परम्स में लेंगे, कॉन्स्ट ID इक्वल रिक्वेस्ट डॉट परम्स, ठीक है। तो वो ID यहाँ पर मैं पास कर दूंगी ID। अब जो सेकंड पैरामीटर है उसमें हम एक मेथड यूज़ करेंगे सेट। तो सेट मेथड क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की वैल्यू सेट करना, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि MongoDB जो है उसमें बहुत सारे मेथड है, लाइक अगर आप सर्च भी करो सेट मेथड इन MongoDB, इन्होंने बताया रिप्लेस द वैल्यू ऑफ अ फील्ड विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, ठीक है। तो मतलब कि रिप्लेस कर देता है वैल्यू को, जो भी आप वैल्यू दोगे। तो MongoDB में बहुत सारे मेथड हैं। अगर आप ओके, तो MongoDB में देखिए बहुत सारे मेथड, मिन मेथड है, मैक्स है, रीनेम है। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो, कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हो, मैक्स वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये सारे मेथड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और देखो यहाँ पे CRUD ऑपरेशन के लिए मेथड है, जैसे अपडेट मेथड में इन्होंने हमें दिया हुआ, देखो update1 जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, फिर अपडेट मैनी है, रिप्लेस वन, तो हर एक का अलग अलग पर्पज़ है। फाइंड वन एंड रिप्लेस, फाइंड वन एंड अपडेट, ठीक है। मेथड बहुत सारे हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप सभी तो नहीं यूज़ कर पाओगे एक प्रोजेक्ट में, बट हाँ इसमें है बहुत सारे ऑप्शन है, जिसके लिए आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस अकॉर्डिंग आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ गेट बैक टू कोड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं ID के बेस पे उसे बताऊंगी कि मुझे कौन सी फील्ड को अपडेट करना है। अब जैसे कि मुझे एक ही फील्ड को अपडेट करना है, इसलिए मैंने update1 लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल हम नवीन के रिकॉर्ड की एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। नवीन के रिकॉर्ड पे हम टेस्ट करते हैं। तो जैसे नवीन के रिकॉर्ड में मुझे सिर्फ उसकी डेजिग्नेशन चेंज करनी है। तो नवीन की डेजिग्नेशन क्या है, CA है। तो हम क्या करते हैं,
नवीन की डेजिग्नेशन जो है, डेजिग्नेशन, ठीक है, तो नवीन की डेजिग्नेशन हम क्या कर देते हैं, नवीन क्या है, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट है, ठीक है, तो मैंने बोला कि नवीन अकाउंटेंट है, वो सीए नहीं है, ठीक है, तो यहां पर लिया रिजल्ट, अवेट, ठीक है, और ये जो रिजल्ट है यहाँ पर देखिए हमने रिस्पॉन्स सेंड किया, तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहीं पर हमने सेंड कर दिया। टेस्ट करके देखते हैं कि ये वर्क करता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नवीन की आईडी ले लेते हैं, कॉपी किया, तो अभी हम बॉडी में कुछ नहीं भेज रहे, ऊपर यूआरएल में भेज रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो नवीन क्या है, सीए है। अब हम क्या चाहते हैं कि वो क्या अपडेट हो जाए, अकाउंटेंट हो जाए, ठीक है, जो डेजिग्नेशन है। तो देखो हमारे पास एपीआई का रिस्पॉन्स है, एक्नॉलेज ट्रू आया है, मैच्ड अकाउंट 1 आया। अब यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं कि नवीन का जो डेजिग्नेशन है वो चेंज हुआ या फिर नहीं। तो देखो क्या हो गया, नवीन का डेजिग्नेशन अकाउंटेंट हो गया, ठीक है। और जैसे कि अभी हमने यहाँ पर स्टैटिक वैल्यू पास की, अब हमें ये कहाँ से पास करनी है, पोस्टमैन से पास करेंगे इस वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ले लेते हैं कॉन्स्ट। तो क्या अपडेट करना है हमने, डेजिग्नेशन ही करते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, आप कोई भी वैल्यू अपडेट कर सकते हो। तो डेजिग्नेशन यहाँ पर ले लो आप, सेव करो। अब ये जो डेजिग्नेशन है ये हम इसकी बॉडी से पास करेंगे, तो इसे हम रिमूव कर देते हैं। अब ठीक है, तो यहाँ पर देखो अकाउंटेंट आ गया, बट अब मुझे फिर से इसको चेंज करना है, मुझे नवीन को अकाउंटेंट से कोडिंग में भेजना है। यहाँ पर कोडिंग्स लिखा है, मैंने एस रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अकाउंटेंट है, इसको कोडिंग में कन्वर्ट करना है डेजिग्नेशन को। तो फिर से हम एपीआई को हिट करते हैं, तो ये कह रहा है कि जी सक्सेस का मैसेज आ गया। रिफ्रेश किया तो देखो क्या हुआ, कोडिंग हो गया, मतलब कि अपडेट 1 के थ्रू हम अपना डेटा अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां हमें इतनी लाइनों का कोड लिखना पड़ा, हमारा काम 2 से 3 लाइन में हो गया, ठीक है। अगर आप मल्टीपल चीज़ों को अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाएगा अपडेट मैनी, ठीक है। तो जैसे अभी हमने डेजिग्नेशन लिया और मैं चाहती हूँ डेजिग्नेशन के साथ साथ मुझे फ़ोन भी चेंज करना है, फ़ोन नंबर भी अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ़ोन भी ले लेंगे, फ़ोन, ठीक है। तो यहाँ लिया जी हमने फ़ोन, सेव करो, और यहाँ पर फ़ोन को भी पास कर दो, फ़ोन, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक डमी डेटा दे देते हैं फ़ोन के लिए। अभी देखो नवीन का जो फ़ोन नंबर है वो कुछ ये है, ठीक है। तो यहाँ पर कोडिंग की जगह हम कर देते हैं, नवीन क्या है, फार्मर है, फार्मर, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और हमने फ़ोन भी अपडेट कर दिया। तो यहाँ पर देखो डेजिग्नेशन क्या है, नवीन की कोडिंग है, और फ़ोन नंबर कुछ इस तरीके का है। तो हम यहाँ से पास कर रहे हैं कि नवीन की डेजिग्नेशन फार्मर हो और फ़ोन नंबर ये हो। तो सेंड करते हैं, तो देखो फिर से उसने बोला कि सक्सेस हुई है हमारी एपीआई। तो यहाँ पर रिफ्रेश करो, अब देखो क्या हुआ, डेजिग्नेशन फार्मर होगी, फ़ोन नंबर 111 होगा। मतलब एक टाइम पे एक रिकॉर्ड भी अपडेट हो सकता है, मल्टीपल रिकॉर्ड भी अपडेट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद, और जहाँ पे आप लोगों ने कैच में ये कंसोल लिखा ना, आप यहाँ पर लिखो रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अगर एपीआई से कुछ एरर आती है तो वो डायरेक्ट सेंड हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो, आप मैसेज में भी दे सकते हो, मैसेज एरर, सेव कर लो, ठीक है, ठीक है। ताकि अगर कोई एरर आती है तो फ्रंट एंड पे वो एरर एज इट इज जा सके, ताकि फ्रंट एंड वाला पर्सन उस एरर को समझ सके, रादर देन कि आप कंसोल करो, क्योंकि कंसोल सिर्फ आपको दिखे। और रिस्पॉन्स डॉट सेंड से आप अपनी एरर को भी भेज सकते हो, ठीक है। तो बाकी एपीआई की जगह पे भी आपने यही करना है। तो आज का ट्यूटोरियल बस इतना ही था। मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें मैं कवर अप करूँ। अगर कुछ मिस आउट हो गया तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू गाइज। बाकी अगर इसमें कुछ मिस आउट हो गया तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को कवर अप कर सकें।